तो हेलो बच्चों, आइए आप सबका स्वागत है आपका अपना चैनल यूट्यूब में। और आज हम बात करने वाले हैं इकोनॉमी की। इकोनॉमी सिस्टम आज हम लोग पढ़ेंगे। इकोनॉमी अर्थव्यवस्था, ध्यान दीजिए, इसका कोई क्लास नहीं है। इकोनॉमी ये क्लास लेवल के लिए भी है, 8th क्लास के लिए भी, 10th क्लास के लिए भी, 12th क्लास के लिए भी और अदर सभी एग्ज़ाम्स के लिए भी और जनरल नॉलेज के लिए भी, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है आप लोगों को समझना, ठीक है। क्योंकि ये जो है हमारे आसपास के रोज़मर्रा की जीवन की जो व्यवस्थाएं होती है, सारी व्यवस्थाएं आज हम इसके माध्यम से समझेंगे, इकोनॉमी के माध्यम से, ठीक है। आज हम विकास नहीं यहाँ पर पढ़ेंगे, आज हम अर्थव्यवस्था को समझेंगे कि अर्थव्यवस्था क्या होता है, अर्थव्यवस्था कितने प्रकार के होते हैं, अर्थव्यवस्था कैसे कार्य करता है, ठीक है। तो ये मेरा जो क्लास चल रहा है अभी ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों क्लास एक साथ मेरा चल रहा है, कंबाइंड क्लास है, ठीक है। तो इसलिए आप लोग ध्यान दीजिएगा कि जो आज हम आपको सिखाए पढ़ाए सारी चीज़ को आप लोग क्लियर करते चलिएगा, आप लोग ऑनलाइन भी और आप लोग ऑफलाइन भी, ठीक है। तो चलिए आइए हम बात करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम समझेंगे कि अर्थव्यवस्था क्या है। पहले अर्थव्यवस्था इकोनॉमी समझते हैं, इकोनॉमी सिस्टम किसे हम कहते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, इकोनॉमी का क्या अर्थ हुआ, अर्थव्यवस्था का अर्थ क्या हुआ कि हम जो भी काम करते हैं, जो भी व्यवस्था करते हैं, जैसे कि हम पढ़ा रहे हैं यहाँ पर, कोई किसान खेती कर रहा है, ध्यान दीजिएगा आप लोग, कोई किसान खेती कर रहा है, कोई पढ़ा रहा है, कोई बिजनेस कर रहा है, कोई काम कर रहा है, इस सारे सिस्टम को सारे कोई ना कोई भी व्यक्ति काम कर रहा है, तो क्यों काम कर रहा है, उसके पीछे रीज़न क्या है, काम करने की आवश्यकता क्या है। हम पढ़ा रहे हैं तो क्यों पढ़ा रहे हैं, कोई किसान खेत में काम कर रहा है तो क्यों खेत में काम कर रहा है, उसके काम करने के पीछे का रीज़न क्या है। कोई मजदूर यदि कहीं फैक्ट्री में या कहीं और काम कर रहा है तो क्यों काम कर रहा है, उसके पीछे का रीज़न क्या है। तो मात्र एक ही रीज़न है, क्या, पैसा। कोई भी व्यक्ति काम करेगा किस चीज़ के लिए, पैसा के लिए। कोई भी व्यक्ति काम करेगा किसके लिए, पैसा के लिए काम कर रहा है, उसे क्या चाहिए, पैसा चाहिए। यानी हमारे जीवन की जो इकोनॉमिक सिस्टम है, आर्थिक व्यवस्था है, उस आर्थिक व्यवस्था को पूरा कैसे किया जा सकता है, पैसा से। मतलब हमारा कहने का अर्थ यह नहीं हुआ कि हम यह नहीं कर रहे हैं कि हर चीज़ पैसा से खरीदी जा सकती है, हर चीज़ पैसा से मिल जाएगा, ये बात हम नहीं कर रहे यहाँ पर। लेकिन हमारे जीवन की अधिकतर आर्थिक व्यवस्थाएं, सुविधाएं हम पैसा से खरीद सकते हैं, अधिकतर रोजमर्रा के जीवन, यानी हमारे जीवन के एक महत्वपूर्ण भाग है का पैसा। पैसा हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण भाग है, ठीक है। हमारे जीवन के आर्थिक क्रियाओं को संचालन करने के लिए क्या जरूरी है, पैसा जरूरी है। हमारे कहने का अर्थ यह नहीं है कि हम हर चीज़ पैसा से खरीद सकते हैं, ठीक है। पैसा बस हमारे जीवन को चलाने का एक माध्यम है, और इसी पैसा के लिए हम कोई भी काम करते हैं। हम पढ़ा रहे हैं इसी पैसा के लिए, कोई मजदूर काम करेगा इसी पैसा के लिए, कोई खेती करेगा इसी पैसा के लिए, ठीक है। तो इस पैसा को जो कमाने का तरीका है, जो इस पैसा को लाने का तरीका है, उसी तरीका को हम क्या कहते हैं, अर्थव्यवस्था कहते हैं, ठीक है। उसी सिस्टम को इकोनॉमिक सिस्टम बोला जाता है, ठीक है। अब आते हैं हम लोग अपने परिभाषा पर कि अर्थव्यवस्था क्या होता है। तो जीवन यापन के लिए, मतलब जीवन को जीने के लिए, अपने जीवन को जीने के लिए अपनाई गई सभी आर्थिक क्रियाएं, आर्थिक व्यवस्थाएं अर्थव्यवस्था कहलाती है। अर्थव्यवस्था समझ में है, जीवन को या जीवन यापन के लिए अपनाई गई वह सारी व्यवस्थाएं जो हमारे जीवन के ज़रूरतों को पूरा करें, हमारे जीवन को आगे बढ़ाए, सभी सिस्टम क्या कहलाता है, अर्थव्यवस्था कहलाता है, हमारी आर्थिक व्यवस्थाएं कहलाती है, ठीक है। अब हम समझते हैं अर्थव्यवस्था के प्रकार। अर्थव्यवस्था समझ में आया, अर्थव्यवस्था क्या होता है, तो जो हमारे जीवन को आगे बढ़ाने में मदद करता है, जो हमारे जीवन के आर्थिक जीवन यापन के लिए जिस हम तरीका को अपनाते हैं, जिस व्यवस्थाएं को अपनाते हैं, वह व्यवस्थाएं क्या कहलाती है, हमारे लिए अर्थव्यवस्था का काम करती है, ठीक है। अब हम समझते हैं कि अर्थव्यवस्था के प्रकार, टाइप ऑफ इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था कितने प्रकार की होती है। आप लोग ध्यान से समझिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है अर्थव्यवस्था के प्रकार। अर्थव्यवस्था कितने प्रकार की होती है और कौन सी अर्थव्यवस्था कब लागू होती है, कैसी अर्थव्यवस्थाएं रहनी चाहिए, सारी चीज़ का इस टॉपिक में हम क्लियर करने वाले हैं कि अर्थव्यवस्था कितने प्रकार की होती है। अर्थव्यवस्था सामान्यतः अर्थव्यवस्था को 3 भागों में डिवाइड किया गया है।
अर्थव्यवस्था को कितने भागों में? 3 भागों में डिवाइड किया गया है। किसको? अर्थव्यवस्था को। हमारे इकोनॉमिक सिस्टम को 3 भागों में बांटा गया है। 3 भागों में बांटा गया है। पहले भाग को हम यहाँ पर कहेंगे पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, दूसरे भाग को कहेंगे समाजवादी अर्थव्यवस्था और तीसरे भाग को कहेंगे मिश्रित अर्थव्यवस्था। अब तीनों अर्थव्यवस्था को, तीनों इकोनॉमिक सिस्टम को हम यहाँ पर समझते हैं कि कौन से अर्थव्यवस्था किसके काम आती है, कौन से अर्थव्यवस्था में क्या होता है, कौन से अर्थव्यवस्था कब प्रयोग में लानी चाहिए, कब यूज होता है, कौन से अर्थव्यवस्था में हम लोग रहते हैं, हमारी भारत की अर्थव्यवस्था क्या है, इस चीज़ को हम यहाँ पर जानेंगे। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को समझते हैं। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था मतलब पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का अर्थ यह हुआ, हम यहाँ पर भोजपुरी में भी समझाएंगे, एग्जाम्पल देकर यहाँ पर भी समझाएंगे कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था क्या है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है कि वह अर्थव्यवस्था जिसके ऊपर किसी एक निजी व्यक्ति का हाथ हो, किसी एक निजी व्यक्ति का हक हो, उस व्यवस्था को हम क्या कहेंगे? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहेंगे। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था क्या है? तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था है जिस पर किसी निजी व्यक्ति का हक हो, निजी मतलब कोई एक व्यक्ति का हक हो, और उस व्यवस्था को हम क्या कहेंगे? अर्थव्यवस्था, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहेंगे। जैसे कि मान लीजिए हम लोग का ये क्लास, जो ये क्लास है, ये क्लास क्या है? इस पर निजी व्यक्ति मतलब मेरा यहाँ के, मैं इसे जैसे चाहूँ उसे डेवलप कर सकता हूँ, चला सकता हूँ, मतलब मेरा पर्सनल का हक है। तो वह व्यवस्था मेरे लिए क्या हो जाएगी? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था हो जाएगी। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि हम एक छोटा सा बिजनेस किए, कोई दुकान कर दिए, कुछ किसी चीज़ का बिजनेस कर दिए। ठीक है, तो उस व्यवस्था में ध्यान दीजिएगा आप लोग, उस व्यवस्था में हमारा जितना भी आय लगेगा उसको करने में, और उससे जितने भी आमदनी होगी, जितने भी हमारा प्रॉफिट होगा, उस सभी चीज़ हमारे लिए क्या कहलाएगी? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहलाएगी। वह व्यवस्था कौन सी हो गई? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। जैसे मान लेते हैं कि अभी हमारे स्कूल हो गया, तो जो स्कूल है उस पर हमारा निजी का हक नहीं है, उस पर गवर्नमेंट का हक है, तो वह हमारे लिए पूंजीवादी अर्थव्यवस्था नहीं है। या मान लेते हैं कि हम किसी के यहाँ काम कर रहे हैं, कोई दूसरे कोचिंग्स में हम पढ़ा रहे हैं, तो उस समय उस कोचिंग के ऊपर मेरा कोई हक नहीं है। मेरा काम क्या है कि बस उसको पढ़ाना, मेरा काम क्या है कि बस उस कोचिंग में पढ़ाना, यह मेरा मुख्य काम है। तो उस स्थिति में जो वह अर्थव्यवस्था है, वह अर्थव्यवस्था क्या कहलाएगी? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था नहीं होगी, वह समाजवादी अर्थव्यवस्था या कोई और अर्थव्यवस्था होगी। ठीक है, लेकिन पूंजीवादी अर्थव्यवस्था नहीं कहलाएगी। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में सिर्फ एक चीज़ कि जिस पर किसी खास व्यक्ति का हक, एक व्यक्ति का हक। मान लेते हैं कि आप लोग कोई एक वस्तु खरीदें, ठीक है, तो कोई एक वस्तु खरीदे, जिसे मान लीजिए कि एक पुस्तक ही खरीद लीजिए, तो उस पुस्तक के ऊपर आपका हक है, आप उसके अनुसार चला सकते। या फ़ोन एक खरीद लीजिए, तो उस फ़ोन के ऊपर आपका हक है, अपने अनुसार उसे चला सकते हैं, अपना पर्सनल यूज कर सकते हैं। तो वह व्यवस्था जो होगी आपके लिए पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहलाएगी। ठीक है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में क्या होता है? विकास तेजी से होता है। पूंजीवादी जो अर्थव्यवस्था होता है, इसमें विकास की प्रक्रिया जो होती है वह तेजी से होती है। क्योंकि मान लेते हैं कि अब इसका कारण क्या है कि पूंजीवादी व्यवस्था में विकास तेजी से होगा, समाजवादी व्यवस्था में विकास तेजी से नहीं होगा, धीरे धीरे होगा। इसके पीछे रीजन क्या है? तो जो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था होता है, ये किसी निजी व्यक्ति के हक में होता है, इसका मालिक कोई निजी व्यक्ति होता है। तो जब पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का मालिक कोई निजी व्यक्ति रहे, कोई निजी व्यक्ति इसका मालिक रहता है, तो वह अपना जो व्यवस्था है, जो अपना धंधा है, या अपना जो भी दुकान या जो भी काम कर रहा है, उस काम को चाहेगा कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट हो। उसके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करेगा, क्योंकि यदि घाटा होगा तो उसका होगा, लाभ होगा तो उसका। मान लेते हैं कि हम यहाँ पर कोचिंग चला रहे हैं, तो ये हमारे लिए पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा? अपने कोचिंग को चलाने के लिए यहाँ पर जितना हो सके उतना मैं मेहनत करूँगा, जितना मेरे से हो सके उतना मेहनत करूँगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हमें प्रॉफिट हो, ज़्यादा से ज़्यादा हम अच्छे से पढ़ा सकें, उतना मेहनत मैं करूँगा, क्योंकि हमारे निजी का हक है। तो इसमें विकास तेज़ी से होता है। ठीक है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में विकास तेज़ी से होता है, आगे तेज़ी से बढ़ते हैं।
ठीक है। लेकिन इसमें घाटा यह होता है कि विकास तेजी से होता है तो जो वस्तु, मान लेते हैं कि हम ये वस्तु मान लीजिए कि कोई निजी कंपनी बनाई, यानी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के अनुसार बना, तो वो जो निजी कंपनी है इस वस्तु को अपने अनुसार बेचेगी, ठीक है। 25 रुपये 30 रुपये उसको जितना मन करे उतना में वो बेचेगी, क्योंकि यह उसकी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के अंतर्गत है। इस पर कोई सरकार का हक नहीं है, कोई भी व्यक्ति का हक नहीं है, उस कंपनी का हक है। जैसे एग्जांपल के तौर पर ले ले कि जियो आने से पहले एयरटेल था, तो एयरटेल पूरे नेटवर्क का मालिक था। मतलब एयरटेल जैसे चाहता, अब लोग मजबूर थे भाई, कोई भी व्यक्ति एयरटेल का सिम लेता था, ठीक है। उसमें एयरटेल का सिम पहले तो 1000 के सिम लो, ठीक है, और उसमें 9 से 99 रुपये का लाइफ टाइम कराना पड़ता था, और उसके बाद रिचार्ज कराओ। 9 से 99 का रिचार्ज कराने के बाद उसमें रिचार्ज कराओ, उसके बाद वो चलता था। क्योंकि उस समय एयरटेल ही मालिक था, मतलब उसको पता था कि हम ही यहाँ पर नेटवर्क सिस्टम है, हमारे अनुसार सब चलेंगे, मजबूर है सब चलेंगे, हम जैसे चाहेंगे वैसे चलाएंगे। हमारा ये पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है, पर्सनल अर्थव्यवस्था है, हम जैसे चाहे वैसे अपने डेटा को बेचेंगे, ठीक है। लेकिन इस सारी कंपनी को एक कंपनी जियो जब आई मार्केट में, तो जियो ने क्या किया कि ये भी निजी अर्थव्यवस्था है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है, तो मेरा है भाई, हम लुटाए या बेचे उससे आपको मतलब। तो पूंजीवादी जब आया मार्केट में सारे डाटा को फ्री कर दिया। फ्री करने के बाद जिस 399 में 1 GB का रिचार्ज होता था, उस रिचार्ज को ये क्या किया, 15 रुपया 10 रुपया 5 रुपया इतना सस्ता कर दिया। तब से अब ये जो एयरटेल था, एयरटेल अब इसको लगा किया हमारे तक गया सब, अब उस मजबूर हो गया भाई। बताइए कि जियो जो है इतना सस्ता डेटा कर देगा तो एयरटेल का कोई लेगा नहीं, तो इसको भी मजबूर होना पड़ा, क्यों, डेटा को सस्ता करने के लिए, ठीक है। तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था है जिस पर कोई निजी व्यक्ति का हक होता है। कोई भी निजी व्यक्ति अपना धंधा आगे बढ़ा सकता है, डुबा सकता है, वो उसका पर्सनल मैटर है, उस पर दूसरा कोई व्यक्ति हस्तक्षेप नहीं करेगा। आज समझ में? हाँ। अब हम दूसरा समझते हैं, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था समझ में आ गया सबको? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में विकास तेजी से होता है, और पूंजीवादी अर्थव्यवस्था मान लीजिए कि हमारे देश में विकास करना है तो हम यहाँ पर पूंजीवादी अर्थव्यवस्था लगाएंगे। कैसे? देखिए यहाँ पर क्या करेंगे हम कि जितने भी सरकारी चीज़ है उसे प्राइवेट कर देंगे। अब इससे क्या होगा कि जनता का कुछ नुकसान होगा, क्योंकि वहाँ पर एक आय थोड़ा सा जनता का ज़्यादा लगेगा, जैसे हम लोग का आय थोड़ा सा वहाँ पर ज़्यादा लगने लगेगा, लेकिन यहाँ पर लाभ भी होगा। लाभ ये होगा कि विकास होगा। मान लेते हैं विकास, गवर्नमेंट विकास कैसे करेगी, सरकार विकास कैसे करेगी, सरकार जो है विकास कैसे करेगी? सरकार को जब हम इकोनॉमी देंगे, पैसा देंगे तभी ना विकास करेगी। सरकार अपने पास से तो पैसा लाएगी नहीं, सरकार टैक्स के रूप में हमसे ही पैसा लेती है और पुनः हमारा ही विकास करती है। गवर्नमेंट जो होता है, हम जो टैक्स देते हैं, हर एक वस्तु पर टैक्स देते हैं, जीएसटी के रूप में, कोई और टैक्स के रूप में, जीएसटी पता नहीं कौन सा जीएसटी, इसके रूप में हम टैक्स देते हैं ना सरकार को, तो वह हम लोगों से पैसा लेती है और वही पैसा को किसी दूसरे रूप में हम लोगों को दे देती है, विकास के रूप में, रोड के रूप में, स्कूल के रूप में, अस्पताल के रूप में। इस चीज़ में हमें वो पैसा को हमें इन्वेस्ट करती है, हमें हमारे में ही खर्चा कर देती है। तो जब हम पैसा सरकार को देंगे ज़्यादा मात्रा में, तभी ना ज़्यादा मात्रा में विकास कर पाएंगे। अब देंगे मान लेते हैं 10 रुपया और कहेंगे कि विकास कर दे 50 रुपये का, तो हो सकता है? इसके लिए हमें उतना देना पड़ेगा सरकार को, गवर्नमेंट को उतना डोनेट करना पड़ेगा, टैक्स देना पड़ेगा। तो यह कब संभव है? तो जो भी सरकारी व्यवस्थाएं होती है, जो भी सरकारी सिस्टम होता है, उस चीज़ में यह संभव नहीं है, क्योंकि जो भी सरकारी कर्मचारी होते हैं, काम करने वाले होते हैं, वो उतना एक्टिव नहीं होते हैं, क्योंकि मान लेते वो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के अंतर्गत नहीं होते हैं, वो किसी के अंदर में काम कर रहे होते हैं, तो उनका काम होता है ड्यूटी का पूरा करना, अपना ड्यूटी पूरा करते हैं, इसलिए वहाँ पर विकास रुक जाता है। उनको मतलब नहीं है कि मान बिजली की ही बात कर ली जाए, तो बिजली जब सरकारी थी, गवर्नमेंट की थी, अब तो अभी तो प्राइवेट है। बिजली जब गवर्नमेंट की थी उसमें बिजली के तार लगा दिया गया, जिसको मन वो लगाता था तार को, बीच में से कहीं से भी तार को लगाया, बिजली चलाना शुरू कर दिया। क्योंकि उस समय जो है गवर्नमेंट का था, तो वहाँ पर कोई भी ऑफिसर नहीं आता था, कोई भी चेकअप नहीं होता था, कोई भी आप बिजली के बिल दो या न दो, उतना ज़्यादा दिक्कत नहीं था।
करंट लिए, यदि इलेक्ट्रिसिटी लिए हैं तो बिजली का बिल आपका आएगा, वो उसके अनुसार लिया जाता था। जो नहीं लिया उसका फ्री है, कोई टेंशन नहीं है। लेकिन वहाँ पर क्या हुआ कि मान लेते हैं कि एक 100 आदमी है, 100 आदमी से 10 आदमी इलेक्ट्रिसिटी करंट को ले लिया और बिजली बिल जमा कर रहा है, और 90 लोग जो है फ्री में चला रहे हैं। तो 90 लोग का जो पैसा है वो घटा जा रहा है सरकार को नो, और 10 लोग का जो पैसा है वही सरकार के पास जाएगा। ये भी 10 सोचेंगे कि ये 90 लोग फ्री में जला रहे हैं तो कोई दिक्कत तो ही नहीं हो रहा है, तो हम 10 जलाएंगे फ्री में तो क्यों दिक्कत होगा। ये भी अपना कनेक्शन कटवा कर फ्री में चलाना शुरू कर दे, तो गवर्नमेंट क्या हो गया घाटा। और जब गवर्नमेंट के पास में पैसा नहीं जाएगा तो हमारा विकास कैसे करेगा, नहीं कर पाएगा। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए गवर्नमेंट ने क्या किया कि जो बिजली विभाग था उसको प्राइवेट कर दिया। प्राइवेट मतलब, प्राइवेट करने का मतलब बिजली विभाग को बेच दिया, किसी व्यक्ति के हाथ में बेच दिया। और बेचने से फायदा क्या हुआ बता रहे हैं कि कोई प्राइवेट व्यक्ति को बेचा, जैसे मान लीजिए कि बिजली विभाग को किसी को बेच दिया गया, तो वो व्यक्ति जब खरीदेगा बिजली विभाग को, यानी एक ही बार में बहुत ज़्यादा पैसा सरकार को दे देगा। अब सरकार को प्रति वर्ष प्रति सप्ताह टैक्स वसूलने की जरूरत नहीं है, सरकार को जितना चाहिए उतना मिल गया, ठीक है, सरकार स्थिर हो गई। अब उसको मतलब नहीं कि बिजली विभाग में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, उससे उसको कोई मतलब नहीं। अब किसको मतलब है, तो जो बिजली विभाग को खरीदा है उसको मतलब है। अब उसको उसमें दिमाग लगाना है कि कैसे हम लोगों से पैसा निकालें, कैसे बिजली के चोरी को रोकें, ठीक है, कैसे हम अपनी बिजली को ज़्यादातर बेचें, कैसे फैसिलिटी लाए। और ये सबसे अच्छा काम हुआ जब बिजली विभाग को प्राइवेट किया गया। बिजली विभाग जब सरकारी था तो एक बार वायर, हमारे क्षेत्र का वायर जो था 2004 में गया था, 2004 में वायर चोरी हो गया था। हमारे क्षेत्र का जो वायर था वो 2004 में चोरी हो गया था। और 2004 में चोरी होने के बाद 2004 की 2 हमें ठीक से याद नहीं है, 2 या 4 होगा, ठीक है, चोरी हो गया था। और उस समय के चोरी के बाद 2010 में वायर लगा, नया वायर लगा, और तब हमारे क्षेत्र में बिजली आया। सोचो इतना दिन के बाद, यानी एक गवर्नमेंट के जब व्यवस्था थी तो उस समय बिजली एक बार जाने पर, या तो बिजली में कोई प्रॉब्लम हो गया, उसके सप्लाई में कोई प्रॉब्लम हो गया, तो उसे बनाने में 8 बरिस या 6 बरिस लगता था। सोचो, हमारे एग्जाम्पल है हमारे साथ में कि हमारे गांव की जो बिजली गई वो आने में 2010-12 लग गया, 2010 या 12 में करंट इलेक्ट्रिसिटी ठीक हुआ हम लोग का क्षेत्र का। मैंने इतना ज़्यादा समय लग गया जब वो सरकारी व्यवस्था में था तब। लेकिन जब यह प्राइवेट हुआ, इस समय आप लोग देख ही रहे होंगे, जब भी प्राइवेट हुआ तो यहाँ पर बिजली विभाग में बिजली में कोई भी प्रॉब्लम हो, इलेक्ट्रिसिटी में, यहाँ पर लाइट चली गई या फ्यूज उड़ गया या तार कहीं टूट गया, तो आधा घंटा या 1 घंटा, 30 मिनट या 60 मिनट का समय लगता है, उतने समय में बना कर कंप्लीट कर दिया जाता है। होता है ना कि फ्यूज उड़ा 30 मिनट में कंप्लीट लगा दिया गया। सोचो कि जब गवर्नमेंट की व्यवस्था थी तो फ्यूज उड़ जाता था तो 5 या 10 दिन लग जाएगा फ्यूज जोड़ने में, वो उससे भी अधिक समय लगेगा। वो कोई एक्टिव रहेगा हमारे अपने क्षेत्र का, लोकल क्षेत्र का, तब जल्दी होगा, नहीं तो उसमें भी पैर भी लगाते रहो, दौड़ते रहो। फ्यूज जोड़ने में वायर टूट कर गिर गया तो उसे लगाने में कितना समय लग जाता था। तो ये जो प्राइवेट हुआ तो इसमें सबसे ज़्यादा फायदा इसका हुआ, हमारे लाभ हुआ। अभी क्यों, तो जो भी बिजली विभाग प्राइवेट के जो इसका मालिक है वो सोचेगा कि हम बिजली को दे रहे हैं तो अच्छे तरीक़े से सप्लाई करें, सारे वायर को चेंज करा दिया, बिजली चोरी ना हो उसके लिए पोल के ऊपर में बॉक्स लगा दिया कि ताकि बिजली की चोरी ना हो। लोग नियम पूर्वक बिजली विभाग से करंट लेकर, इलेक्ट्रिसिटी करंट लेकर, बिजली लेकर और तब जलाएं। इसके लिए इलेक्ट्रॉनिक मीटर की भी व्यवस्था कर दी गई। बहुत जल्द लगने वाला है रिचार्ज वाला मीटर। जैसे मोबाइल का रिचार्ज रहता है तो चलता है, उसी तरह मीटर में हम रिचार्ज करेंगे ना तो वो चलेगा, करंट इलेक्ट्रिसिटी देगा, और उसका जो भी पैसा खत्म होगा कि बस उसका इलेक्ट्रिसिटी रुक जाएगा। शहर में लग भी रहा है और हमारे क्षेत्र में भी लगेगा, ठीक है, हाँ बक्सर में भी लगा है। हो गया यहाँ पर, तो हम समझ गए ये चीज़। मतलब ये पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में हमारा विकास तेजी से होता है। कहने का अर्थ ही है कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में हमारा विकास तेजी से होता है। उसी तरह रेलवे है जो गवर्नमेंट की है, अब वो भी सब सरकारी से प्राइवेट हो जाएगा तो उसमें भी विकास तेजी से होने लगेगा, ठीक है। और यहाँ पर भी बहुत सारे लोग कहेंगे कि मोदी सरकार ने रेलवे बेच दिया, बिजली बिल बेच दिया, तो उसमें सरकार गवर्नमेंट को लाभ है ना, उससे फायदा है, विकास है भाई, तो बेचेगा। सब नहीं समझ पाएंगे ना, ठीक है। आज हम समझते हैं
दूसरा चीज समाजवादी अर्थव्यवस्था, ठीक है। दूसरा चीज क्या है? समाजवादी अर्थव्यवस्था। समाजवादी अर्थव्यवस्था में क्या होता है? ये पूंजीवादी अर्थव्यवस्था क्लियर हुआ। अब हम समझते हैं समाजवादी अर्थव्यवस्था। समाजवादी अर्थव्यवस्था क्या होता है? तो समाजवादी अर्थव्यवस्था में सरकार और राज्य दोनों का हाथ होता है। मतलब क्या? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में यदि मनमानी शुरू हो गई कि अपने अनुसार हम अब मानते हैं कि बिजली विभाग ने बिजली खरीद लिया तो कहेगा कि हम 500 रुपये यूनिट बेचेंगे, 1 यूनिट का 500 रुपये हो जाएगा, तो ज़्यादा ना हो गया? अब इतना कौन देगा? 500 रुपये यूनिट। तो इसके लिए इस चीज़ को यदि आप आवश्यकता से अधिक करेंगे, मानते हैं कि हमारा कंपनी बना, हम ये मार्कर लगाए हैं, ठीक है, मार्कर बनाने की जो हमारी कंपनी मार्कर बनाने का काम चल रहा है, तो इस मार्कर का मूल्य मेरा 25 रुपया हुआ, हम बेचे इसे 200 रुपया का, तो इसके ज़्यादा न हो गया। तो इस चीज़ पर लगाम लगाना जरूरी है। तो इस चीज़ पर मान लेते हैं पढ़ा रहे हैं, यहाँ पर हम अपना फीस कितना भी रख सकते हैं, इस पर कोई दिक्कत नहीं है। हम अपना फीस रख दें 1 लाख 1.5 लाख रुपये रख दे, या बहुत ज़्यादा रख दे, तो मेरे पास कोई आएगा? इसमें तो मेरा तो घाटा होगा ना, तो हम नहीं रखेंगे। समझ में आया? फिर भी इस पर लगाम लगाने के लिए बहुत सारे सिस्टम्स हैं, और इसी सिस्टम को पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में मनमानी पर लगाम लगाने के लिए समाजवादी अर्थव्यवस्था को बनाया गया है। समाजवादी अर्थव्यवस्था में जो भी आर्थिक व्यवस्था होती है, जो भी उद्योग धंधे या जितने भी संसाधन होते हैं, उन सब पर सरकार या राज्य का हाथ होता है। मतलब गवर्नमेंट, केंद्र सरकार मतलब कहे तो मोदी जी, और अपने बिहार में कहे राज्य सरकार तो नीतीश कुमार ना, तो इनका हाथ होता है समाजवादी अर्थव्यवस्था पर, ठीक है। इनका हाथ होता है, मतलब इनका ये मालिक होते हैं, एक तरीके से गवर्नमेंट मालिक होता है। जब किसी भी वस्तु का मालिक, किसी भी संस्था का मालिक गवर्नमेंट रहे, सरकार रहे, तो उस व्यवस्था को हम समाजवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं। मतलब समाज मालिक रहे, गवर्नमेंट मालिक है नहीं, सरकार मालिक है, मतलब क्या? समाज मालिक है। सरकार तो समाज से ही बनती है ना, तो मतलब समाज, गवर्नमेंट का मालिक का अर्थ हुआ कि यहाँ पर समाज मालिक है, समाज के सभी लोग मालिक है, सभी लोग का बराबर अधिकार है। मान लेते हैं कि गवर्नमेंट के द्वारा एक चंपा कल लगा दिया गया, एक नल लगा दिया गया, तो उस नल के ऊपर में उस समाज के जितने भी लोग हैं उन सभी लोगों का हक है, सभी लोग उसका यूज करेंगे। क्यों? तो उस वह गवर्नमेंट के अंदर में आता है। लेकिन मान लीजिए कि नल को हम खुद लगा दिए अपने पर्सनल संपत्ति से, तो उस नल पर एक तरीके से पैतृक रूप से मेरा हक होगा। तो हम चाहेंगे तो हम कोई किसी व्यक्ति को उस नल पर पानी भरने देंगे, या नहीं चाहेंगे तो नहीं भरने देंगे। समझ में आ गया? समझ आ गया? तो उसी तरह समाजवादी व्यवस्था पर क्या होता है? कोई भी व्यक्ति का बराबर का हक होता है। इसके अंदर मंदिर आ जाएगा, मस्जिद आ जाएगा, मतलब इस सब चीज़ आ जाएगा, मंदिर मस्जिद या बहुत सारी चीज़ जो जिस पर सरकार गवर्नमेंट का हक, सभी व्यक्ति वहाँ पर जा सकते हैं, सभी व्यक्ति काम कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। रोड आ जाएगा, उस पर सभी व्यक्ति जा सकते हैं, आ सकते हैं। वो सभी चीज़ें क्या होती है? समाजवादी अर्थव्यवस्था के अंतर्गत आती है। क्लियर? कोई दिक्कत समाजवादी अर्थव्यवस्था में? तीसरा चीज़ की यहाँ पर बात करें तो ये होती है हमारी मिश्रित अर्थव्यवस्था। क्या होती है? मिश्रित अर्थव्यवस्था। बस सिंपल, इन दोनों अर्थव्यवस्थाओं को आपस में मिला दिया जाए तो बनकर तैयार होती है मिश्रित अर्थव्यवस्था। ये दोनों अर्थव्यवस्था को, पूंजीवादी और समाजवादी दोनों अर्थव्यवस्था को जब आपस में कन्वर्ट करा दिया जाए तो नए अर्थव्यवस्था बनकर तैयार होती है। उसे कहते हैं हम मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं। क्या कहते हैं? अब मिश्रित अर्थव्यवस्था में क्या होता है? उसमें सरकार और पूंजी दोनों का हाथ होता है, दोनों मिलकर अर्थव्यवस्था को चलाते हैं। उस व्यवस्था को हम क्या कहते हैं? मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं। जिसमें मान लीजिए कि हमारा कुछ पूंजी है तो मैं अपना पूंजी लगा दिया और सरकार कुछ मदद कर दिया, जैसे कॉलोनी, घर बनाने वाला, तो उसमें क्या हुआ? कुछ पूंजी अपने तरफ से लगाना पड़ता है, कुछ सरकार मदद कर देती है, दोनों को मिलाकर एक घर का तैयार किया, तो वो जो अर्थव्यवस्थाएं होती है वो मिश्रित अर्थव्यवस्था कहलाती है। या किसी उद्योग धंधे में सरकार, जो गवर्नमेंट है, अपना पार्टिसिपेट करे, कुछ परसेंटेज लगाए और कुछ हम अपना परसेंटेज, एक निजी व्यक्ति अपना परसेंटेज लगाए, तो दोनों को मिलकर जो नए अर्थव्यवस्था का निर्माण होगा वह मिश्रित अर्थव्यवस्था कहलाएगा। ठीक है? तो अमेरिका में पूंजीवादी अर्थव्यवस्था चलता है, और हमारा जो भारत है वह मिश्रित अर्थव्यवस्था पर चलता है। यानी गवर्नमेंट पर काम करेगा ही, कोई निजी व्यक्ति भी यहाँ पर काम कर सकता है। हमारे पास पैसा है तो हम किसी का मदद कर सकते हैं, किसी को दे सकते हैं।
समझ में आ गया? गवर्नमेंट भी मदद करेगा, हम भी मदद कर सकते हैं। तो उस व्यवस्था को पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं। मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं। और मिश्रित अर्थव्यवस्था में क्या होता है, ध्यान दीजिएगा आप लोग, कि इसमें सरकार और जनता इन दोनों का हक होता है। आ समझ में? सरकार और जनता दोनों का हक होता है। जैसे कि अभी कोरोना काल में हमारे गवर्नमेंट की जो इकोनॉमी थी, जो जीडीपी थी, वो कम होने लगी थी। हमारे गवर्नमेंट के पास पैसा जो था कम होने लगा था। तो उस समय हमारे भारत के सभी लोग कुछ ना कुछ रुपये, कुछ ना कुछ पैसे डोनेट किए थे, दान दिए थे गवर्नमेंट को। तो यदि मिश्रित अर्थव्यवस्था नहीं रहता तो गवर्नमेंट को दान नहीं देते। यहाँ पर सभी भारत के देशवासी जो है सहयोग करके ये अपनी अर्थव्यवस्था, अपनी इकोनॉमी सिस्टम को बचाने के लिए सरकार और हमारे देश के लोग दोनों मिलकर अपनी इकोनॉमी सिस्टम को बचाए। तो उस व्यवस्था, वो व्यवस्था क्या कहलाएगा? मिश्रित अर्थव्यवस्था कहलाएगा। समझ में आ गया? टोटल अर्थव्यवस्था। अब हम बात करते हैं अर्थव्यवस्था के कुछ और अंग। तो अर्थव्यवस्था को जनरली दो अंगों में विभाजित किया गया है। पहले को क्या कहा जाता है? विकसित, और दूसरे को विकासशील। अब दोनों में अंतर क्या है? विकसित और विकासशील क्या कहलाता है? विकसित का मतलब हुआ कि वह देश जो विकास कर गया है, वह देश जो विकास कर गया है, जो विकास कर गया है वह विकसित कहलाएगा। और जो विकास कर रहा है यानी विकसित होने के करार पर है, वह क्या कहलाएगा? विकासशील कहलाएगा। समझ में? जो देश विकास कर गया है वह विकसित देश कहलाएगा, और जो विकास कर रहा है यानी विकसित होने वाला है वह देश क्या कहलाएगा? विकासशील कहलाएगा। ठीक है? तो जो देश विकास कर गया विकसित देश, और जो विकास करने वाला है, विकास कर रहा है, विकासशील देश कहलाता है। ठीक है? विकसित देश में क्या होता है कि विकसित देश में प्रति व्यक्ति आय अधिक होता है। मतलब उसमें प्रति व्यक्ति आय क्या होता है, इसे हम नेक्स्ट क्लास में, लाइव क्लास में समझेंगे। ठीक है? प्रति व्यक्ति आय क्या होता है, मतलब क्या होता है प्रति व्यक्ति आय, कि पूरे देश में जितने भी लोग हैं उस एक व्यक्ति का आय जो होता है अधिक होता है। अभी से हम चर्चा करेंगे डिटेल्स में, यहाँ पर इसे नॉर्मली समझा रहे हैं। इसको हम बताएंगे कैसे निकाला जाता है प्रति व्यक्ति आय, इसके फार्मूला होता है। तो हम इसे चर्चा करेंगे, अभी नहीं, अगले क्लास में चर्चा करेंगे कि प्रति व्यक्ति आय क्या होता है। बस इतना समझ जाते हैं कि विकसित जो देश होता है उस देश में प्रति व्यक्ति आय यानी कि जो एक आदमी की आमदनी है, कमाई है, वो ज़्यादा होती है, वो विकसित देश कहलाता है। मतलब क्या होता है, देखिए हम यहाँ पर, हमारे जो देश है वो विकसित देश नहीं है, विकासशील है। हमारा जो देश है भारत, वह विकासशील है, विकसित होने के करार पर है। विकसित देश किसे कहा जाएगा? कि हमारे पास वो सभी चीज़ उपस्थित रहेगा जो हम चाहते हैं। अभी हम मान लीजिए कि हमारे देश में कोई व्यक्ति चाहे कि हम मतलब 4 चक्का की गाड़ी खरीद ले, कुछ और खरीद ले, फ्लाइट खरीद ले, तो उसके जो बैलेंस है वो कम रहेगा, तो नहीं कर पाएगा। मतलब वो विकासशील के करार पर है। लेकिन विकसित देश में सभी लोगों के पास में इतने संपत्ति रहेगी कि वो जो चाहे वो खरीद सके। गाड़ी भी खरीद सकता है, मकान भी खरीद सकता है, फ्लाइट भी खरीद सकता है। समझ में आ गया ना? तो वह विकसित कहलाएगा। और हमारे यहाँ हमें सोचना पड़ेगा, नहीं खरीद पाएंगे, तो वह क्या कहलाएगा? विकासशील कहलाएगा। ठीक है? अब इसमें से कोई पूरे व्यक्ति में से कोई व्यक्ति खरीद लेता है तो वह विकसित नहीं हो जाएगा, क्योंकि विकसित होने के लिए पूरे सिस्टम को विकसित करना पड़ेगा, पूरे भारत को विकास करना पड़ेगा, तब जाके हमारा देश विकसित देश होगा। कोई एक आदमी विकास कर गया, कोई एक आदमी विकसित हो गया, तो वह विकसित देश नहीं कहलाएगा, वह उस व्यक्ति का विकास हुआ है। विकसित कब कहलाएगा? जब पूरे देश के लोग की प्रति व्यक्ति आय अधिक हो जाए, पूरे देश के लोग का प्रति व्यक्ति वो विकसित हो जाए, तब वह क्या कहलाएंगे? विकसित कहलाएंगे, विकासशील या विकसित कहलाएंगे। ठीक है? तब विकसित देश में प्रति व्यक्ति आय अधिक होती है, मतलब प्रत्येक आदमी बहुत ज़्यादा कमाता है, और जीवन स्तर अच्छा होता है। मतलब जो चाहे वह कर सकता है, जो मन में करे वह खरीद सकता है, मतलब उसे एक तरीके से संतोष रहता है अपने अंदर में। हमारे अंदर संतोष नहीं है। क्यों नहीं है? तो हम जो चाहते हैं वो नहीं हो पाता है। उस समय सबसे बड़ी कमी आ जाती है क्या? पैसा। ठीक है? सबसे बड़ी कमी क्या है? पैसा। और यही पैसा सबसे बड़ी कमी है जो हमारे देश को विकासशील बनाता है, विकसित नहीं बनाता है। जब हमारे देश के भी प्रति व्यक्ति आय अधिक हो जाएगी, प्रत्येक व्यक्ति का जीवन स्तर अच्छा हो जाएगा, तो हमारा देश
क्या कहलाएगा? विकसित देश कहलाएगा। ठीक है, सुनाओ। तब विकासशील किस कौन सा देश होता है? तो विकासशील जो देश विकसित होने के कगार पर रहता है वो विकासशील कहलाता है। इसमें प्रति व्यक्ति आय जो होता है क्या होता है? कम होता है, और जीवन स्तर उतना अच्छा नहीं होता है, खराब होता है। मतलब जो चाहे वो नहीं कर सकता है। तो इस तरह ये अर्थव्यवस्था का दो भाग हो गया। अब अर्थव्यवस्था व्यवसाय या आर्थिक क्रिया के आधार पर अर्थव्यवस्था के 3 क्षेत्र होते हैं। कितने क्षेत्र? 3 क्षेत्र। सबसे इंपॉर्टेंट है ये वाला टॉपिक कि व्यवसाय या आर्थिक क्षेत्र की दृष्टि से देखा जाए तो अर्थव्यवस्था के कितने क्षेत्र होते हैं? 3 क्षेत्र होते हैं अर्थव्यवस्था के। पहले क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र, और दूसरे क्षेत्र को बोला जाता है द्वितीयक क्षेत्र, और तीसरे को बोला जाता है तृतीयक क्षेत्र। तीसरे को तृतीयक क्षेत्र बोला जाता है। प्राथमिक क्षेत्र क्या? तो हमारे जो भारत के प्राथमिक क्षेत्र है वो प्राथमिक अर्थव्यवस्था में भारत की जो प्रथम अर्थव्यवस्था है वो अर्थव्यवस्था कृषि अर्थव्यवस्था कहलाती है। यानी में भारत के सबसे पहले जो इकोनॉमी का स्रोत है, आय का स्रोत है, पैसा का स्रोत है, वह क्या है? कृषि। हमें भारत में कृषि से पैसा आता है, पहला स्रोत कृषि का। और द्वितीय क्षेत्र में जाए हम तो इसे औद्योगिक क्षेत्र भी कहा जाता है, क्योंकि पहला क्षेत्र पहले तरीका हमारे भारत में पैसा, भारत की इकोनॉमी आने का पहला रास्ता कृषि है, और दूसरा रास्ता क्या है? औद्योगिक, उद्योग धंधा दूसरा क्षेत्र है। और तीसरा जो है सेवा क्षेत्र है। इकोनॉमी का तीसरा क्षेत्र क्या है? सेवा क्षेत्र है, सर्विस। सेवा क्षेत्र को हम सर्विस बोलते हैं। ठीक है, तो कृषि मतलब क्या? हम अपने भारत के अंदर में प्राथमिक क्षेत्र में कृषि को शामिल किए हैं। यानी प्रथम क्षेत्र में कौन से आता है? कृषि। और कृषि के अंतर्गत खेती करना, पशुपालन करना, मत्स्य मछली पालन, मुर्गी पालन, ये सब कौन सा क्षेत्र में आते हैं? प्राथमिक क्षेत्र में। कौन से क्षेत्र में? प्राथमिक क्षेत्र में। तो क्वेश्चन यहाँ पर बनेगा कि मत्स्य पालन अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र से संबंधित है? प्राथमिक क्षेत्र से। कृषि किस क्षेत्र से संबंधित है? प्राथमिक। बाबू 10th क्लास में यहाँ से कम 2 या 3 क्वेश्चन पक्का उठाएगा ऑब्जेक्टिव में, एकदम 100 में 100% गारंटी है कि यहाँ से क्वेश्चन लेता है। यहाँ से कम 2 क्वेश्चन तो रहेगा। यानी कि खेती किस क्षेत्र में आता है? प्राथमिक क्षेत्र में आता है। द्वितीय क्षेत्र क्या होता है? औद्योगिक क्षेत्र, उद्योग धंधे। तो इसमें आता है किसी चीज़ का निर्माण करना। जैसे मार्कर बनाया गया है कंपनी में, फैक्ट्री में इस मार्कर को बनाया गया है, तो ये मार्कर बना है तो ये कृषि अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र के अंतर्गत आएगा? द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत आएगा। अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र के अंतर्गत? द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत। कोई भी चीज़ का निर्माण, ये टी-शर्ट बना है या ये घड़ी बना है तो कौन सा क्षेत्र के अंतर्गत आएगा? कोई भी चीज़ का निर्माण करेंगे, उत्पादन करेंगे, तो वह कोई भी वस्तु का उत्पादन, तो वह द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत आएगा। इसमें विद्युत का भी हो जाएगा, जो बिजली का उत्पादन होता है, बिजली बेचा जाता है, घर घर हमारी जो बिजली आती है वो बिजली क्या हो जाएगी? द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत आएगा। ठीक है, अर्थव्यवस्था के द्वितीय क्षेत्र होगा। गैस जो होगा वह कौन सा होगा? द्वितीय क्षेत्र। जो गैस हम खरीद कर लाते हैं, गैस का जो एजेंसी बना, बिजनेस किया है, गैस बेचने का बिजनेस किया है, तो वह बिजनेस किसके अंतर्गत आ जाएगा? द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत। और तीसरा होता है जो जल आपूर्ति, पानी बेचने का, जल को फिल्टर करके बेचने का, जल को आपूर्ति करना, ये सब किसके क्षेत्र के अंतर्गत? द्वितीय क्षेत्र। तो इस क्षेत्र में क्या होगा? हम उत्पादन करेंगे, खेती से उत्पादन करेंगे, मतलब प्रकृति से उत्पादन करेंगे। प्राथमिक क्षेत्र में हम क्या करेंगे? प्रकृति से उत्पादन करेंगे। प्रकृति से जो भी चीज़ की उत्पादन होगा उस चीज़ को हम क्या कहेंगे? प्राथमिक क्षेत्र। और जो चीज़ को हम खुद बनाएंगे, फैक्ट्रियों में निर्माण करेंगे, कोई भी चीज़, जैसे वस्तु हो गया, पुस्तक हो गया, मार्कर हो गया, शर्ट हो गया, घड़ी हो गया, ये सारी चीज़ का निर्माण होता है। तो जिस भी चीज़ का निर्माण होगा वह क्या कहलाएगा? द्वितीय क्षेत्र कहलाएगा। और तृतीय क्षेत्र की बात कर लिया जाए तो तृतीय क्षेत्र को सेवा क्षेत्र कहा जाता है। तो इसमें कोई चीज़ का निर्माण नहीं होता है, कोई चीज़ का उत्पादन नहीं होता है, बस यह सेवा करने का काम करता है। जैसे कि एग्जांपल के रूप में हम ले लें तो बैंक में हम जाते हैं, हम लोग जाते हैं बैंक में, तो बैंक में वहाँ पर काम करने वाले लोग रहते हैं। तो क्या करते हैं? किसी चीज़ का उत्पादन करते हैं? कोई चीज़ का निर्माण करते हैं? वो बैठे रहते हैं किसके लिए? हमारे सर्विस के लिए। हम वहाँ पर जाएंगे तो हमारे क्या करेंगे? सेवा करेंगे।
हमारे जो प्रॉब्लम्स है उसे सॉल्व करेंगे। सेवा का मतलब यह है कि एक लोटा पानी ला कर देंगे कि लो सेवा हम करें आपकी, पैर दबाएंगे ना। सेवा का अर्थ यह हुआ कि वह हमारे जो प्रॉब्लम्स है, हमारे पैसों को रखेंगे, उसका जोड़ घटाव जो भी काम करना है सब काम को करेंगे, तो हमारे लिए सेवा हो गया। तो उसे हम क्या बोलेंगे? सेवा क्षेत्र बोलेंगे। उसे क्या बोलेंगे? सेवा क्षेत्र बोलेंगे। ठीक है। जैसे कि मान लेते हैं कि आर्मी है, तो आर्मी क्या करती है? हमारे देश की रक्षा करती है। किसी चीज को उत्पादन कर रही है? नहीं। किसी चीज का निर्माण कर रही है? नहीं। हमारे देश को बचाने के लिए खुद लड़ रहे हैं, तो वह किस क्षेत्र के अंतर्गत आएगा? सेवा क्षेत्र के अंतर्गत, तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आएगा। हम यहाँ पर पढ़ा रहे हैं तो किसी चीज का उत्पादन कर रहे हैं? कोई चीज का निर्माण कर रहे हैं? तो ये जो होता है किसके अंतर्गत आएगा? सेवा क्षेत्र। और ये तीनों क्षेत्र जो होता है इससे इकोनॉमी बढ़ती है, आर्थिक व्यवस्था बढ़ता है। तीनों क्षेत्र में जो भी लोग काम करते हैं किस लिए करते हैं? फर्स्ट में ही बताएं। पैसा के लिए। क्योंकि पैसा हमारे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण भाग है, जो हमें क्या करता है? आगे लेकर जाता है। मतलब यहाँ पर बता चुके हैं कि पैसा से हर चीज नहीं खरीदा जा सकता, फिर भी पैसा से हम अपनी आर्थिक क्रियाओं को पूरा कर सकते हैं। जैसे कि इसमें अगर सेवाओं का उत्पादन, परिवहन भी ये क्या है? जैसे ट्रेन हो गया, बस हो गया, ये सारी चीज किसके अंतर्गत? सेवा क्षेत्र। वो कुछ किसी चीज का उत्पादन नहीं होता है, कोई चीज का निर्माण नहीं होता है, फिर भी वो हमारे मदद करता है। हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर आसानी से जाते हैं तो उससे परिवहन, तो वह हो गया हमारा तृतीय क्षेत्र। ठीक है। अगला है संचार। संचार मतलब क्या? इंटरनेट। ठीक है, इंटरनेट। जैसे कि यहाँ पर लाइव क्लास चल रहा है, तो जो ये लाइव क्लास है ये किसके माध्यम से चल रहा है? इंटरनेट के माध्यम से चल रहा है। जो यहाँ पर रिकॉर्ड हो रहा है ये किसके माध्यम से हो रहा है? इंटरनेट के माध्यम से। किसी के पास में प्रसारण किसके माध्यम से होगा? इंटरनेट के माध्यम से होगा। तो जो इंटरनेट है वो क्या है? सेवा क्षेत्र है, तृतीय क्षेत्र है। इंटरनेट क्या है? तृतीय क्षेत्र है। व्यापार भी हो जाएगा इसमें, अभी बहुत सारी चीज हो जाएगा दुमा में। तो ये सभी चीज क्या होता है? अर्थव्यवस्था का 3 क्षेत्र होता है, और तीनों क्षेत्र अर्थव्यवस्था यानी कि इकोनॉमी को बढ़ाता है, हमारे जीडीपी को बढ़ाता है भारत के। तो ये आज के क्लास में हम सीखे कि अर्थव्यवस्था क्या होता है, इसके कितने टाइप होते हैं, ये कैसे काम करता है, और हमारे जीवन में इसका क्या महत्व है। और नेक्स्ट क्लास में हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे लाइव क्लास में कि विकास क्या होता है, विकास क्या होता है और कैसे हमारे अर्थव्यवस्था में कार्य करता है, कैसे हमारे अर्थव्यवस्था के साथ में चलता है विकास। तो अभी तक जो हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं हमारा बेसिक था। इसके बाद जो भी हम पढ़ेंगे वह हमारा चैप्टर के माध्यम से होगा। ठीक है। तो आज की क्लास में हम लोग यहीं तक रहने देते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट लाइव क्लास में, वहाँ पर हम इसके बारे में चर्चा करेंगे। अपनी आर्थिक व्यवस्था को समझेंगे कि आर्थिक व्यवस्था क्या होती है, कैसे होती है, क्या इसमें होता है, कैसे हम निकालते हैं, क्या हमारी भारत की अर्थव्यवस्था है, इस सभी चीज़ को हम यहाँ पर देखने वाले हैं, समझने वाले हैं। ठीक है। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं, और इससे पहले आप लोग वीडियो को शेयर कर दीजिए बाकी सब ग्रुप्स में, अदर हर जगह, ताकि और भी बच्चे जो नहीं जुड़ पाए हैं वो जुड़ सके। और मैं आने से कुछ ही समय पहले आप लोगों को मैसेज किया कि ताकि मैं आने वाला हूं, फिर भी आप लोग ठीक है आ जाइए और पढ़ते हैं। आज हम लोग ये पूरे अर्थव्यवस्था को, विकास को, पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे अर्थव्यवस्था, अर्थव्यवस्था के प्रकार, अर्थव्यवस्था कितने प्रकार के होते हैं, अर्थव्यवस्था क्या होता है, ये सारे चीज़ वहाँ पर हम जाने थे। मतलब इंट्रोडक्शन समझ लिए थे हम लोग अर्थव्यवस्था का। और इस वीडियो में, आज के क्लास में हम लोग जानेंगे कि अर्थव्यवस्था में विकास क्या होता है। ठीक है। विकास का महत्व क्या होता है हमारी अर्थव्यवस्था में, हमारे लिए विकास क्यों जरूरी है, हमको विकास चाहिए तो हमें क्या करना चाहिए। यहाँ पर हम केवल पढ़ेंगे ही नहीं बल्कि सजेशन भी, सलाह भी करेंगे, सजेशन भी देंगे कि कैसे होगा, क्या करना चाहिए हम लोग को। ठीक है। बहुत कुछ सीखेंगे आज के क्लास में। आज के क्लास आप लोग का बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला था। और सॉरी मैं यहाँ पर 15-16 मिनट लेट हो चुका हूँ, क्योंकि थोड़ा सा थंबनेल बनाने में समय लग गया। थंबनेल बनाने के कारण थोड़ा सा मैं लेट हो गया, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए आइए हम यहाँ पर क्लास को शुरू करते हैं। बाकी लोग धीरे धीरे आप लोग आ जाइए, जो आए हैं उसके साथ मैं क्लास यहाँ पर शुरू करता हूँ। आप लोग धीरे धीरे यहाँ पर आ जाइए। ठीक है। सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि विकास क्या होता है। पिछले क्लास में हम लोग समझ लिए थे कि अर्थव्यवस्था क्या होता है, वहाँ पर हम चर्चा किए थे। अर्थव्यवस्था कितने प्रकार के होते हैं, अर्थव्यवस्था को कितने भागों में बांटा गया है,
वहाँ पर 3 भागों में हम पढ़ाए थे आपको। अलग अलग क्षेत्र के हिसाब से अर्थव्यवस्था को अलग अलग कैटेगरी में बांटा गया है। लेकिन यहाँ पर आज हम समझेंगे, आज का मूल टॉपिक हम लोग का विकास, हमारे देश की आय, प्रति व्यक्ति आय। बहुत सारे इंपॉर्टेंट आज यहाँ पर हम क्वेश्चन आप लोगों को बताने वाले, आंसर बताने वाले हैं, जो कि बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। खासकर वो लड़के जो 10th क्लास में हैं, उनके लिए तो आज का क्लास बम्पर मानिए कि एकदम बहुत ही अच्छा होने वाला है। उनके लिए बहुत ही आज का क्लास इंपॉर्टेंट होने वाला है। बाकी 12th के इकोनॉमी वाले भी यहाँ पर पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो आइए, यहाँ पर हर चीज़, हर कोई भी व्यक्ति यहाँ पर पढ़ सकता है, इसकी कोई क्लास नहीं है, क्योंकि हम जो भी यहाँ पर आपको पढ़ा रहे हैं सभी को जानना बहुत ही जरूरी है, ठीक है। आइए हम आपको क्लास को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं कि अर्थव्यवस्था के विकास, ठीक है, विकास क्या होता है। तो भारतीय जो अर्थव्यवस्था है हमारा, वो विकास की स्थिति से देखा जाए तो किसी एक समय चमत्कारी स्थिति में, हमारी जो भारत की अर्थव्यवस्था है उसकी कोई एक विशेष मतलब व्यवस्था नहीं है कि यह विकास करेगा, ऐसे रहेगा या चमत्कारी रहेगा, कोई विशेष चमत्कारी व्यवस्था है नहीं है, बल्कि उसके पीछे बहुत सारे इतिहास है, हिस्ट्री है, उसको समझना पड़ेगा, ठीक है। तो उसे हम बाद में समझेंगे। इस तरह भी आपको बता दें कि अर्थव्यवस्था को 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, और विकास को, अर्थव्यवस्था के विकास को 2 कैटेगरी में बांटा गया है, 2 भाग में बांटा गया है। पहले को कहा जाता है आर्थिक विकास और दूसरे को कहा जाता है मौद्रिक विकास। पहले को क्या कहते हैं, आर्थिक विकास, और दूसरे को मौद्रिक विकास, यानी रुपये पैसे धन का, मुद्रा का विकास होगा तो उसे मौद्रिक विकास कहा जाएगा, दूसरी स्थिति को, ठीक है। अब हम समझते हैं विकास। सबसे पहले हमें समझना है कि विकास क्या होता है। तो विकास को समझ लेंगे तो बाकी इन टॉपिक पर भी हम चर्चा करेंगे। आर्थिक विकास, मौद्रिक विकास के ऊपर चर्चा करेंगे, लेकिन आज के क्लास में यह संभव नहीं है कि आर्थिक विकास, मौद्रिक विकास हो पाए, क्योंकि आज बहुत सारी चीज़ हमें विकास में ही समझना है। इससे अगले क्लास में, लाइव क्लास में हम यहाँ पर चर्चा करेंगे, वहाँ पर हम इसके बारे में समझेंगे। कल हम आएंगे फिर से लाइव क्लास। हमारा लाइव क्लास सप्ताह में 4 या 5 दिन पक्का चल जाएगा, इसलिए जल्दी से जल्दी सारी चीज़ को आपको पढ़ाना है हमें, ठीक है। तो आइए हम यहाँ पर समझ लेते हैं कौन सा, तो विकास को समझते हैं। विकास क्या होता है, विकास मतलब क्या। विकास का अर्थ हुआ सीधा सीधे आइडिया, धारणा। विकास क्या होता है कि कोई भी देश ग्रो करे, देश ही नहीं, हम ग्रो करें, या ऐसा कहे कि हम आगे बढ़ रहे हैं। तो कोई भी देश जब आगे बढ़ रहा है, ग्रो कर रहा है, या कोई भी व्यक्ति जब आगे बढ़ रहा है, तो हम क्या कहेंगे कि विकास हो गया, विकास हो रहा है, ठीक है। हमारा मतलब मान लीजिए कि हमारा इनकम 10,000 रुपया है, ठीक है। हमारा इनकम 10,000 से बढ़ के 12-14 हज़ार होगा, तो मतलब क्या, हम विकास कर रहे हैं, ठीक है। हमारा अब यही नहीं है कि इनकम के आधार पर हम विकास को बांटे कि नहीं, इनकम है तभी हम विकास करें, अन्यथा विकास नहीं करें। मान लीजिए आज हमारे पास 5 लड़के हैं, 5 लड़के को मैं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। कल हमारे पास 10 लड़के हो जाएंगे, मतलब क्या हुआ, ये हमारा विकास हुआ, ठीक है। कि हम यहाँ पर 5 से विकास करके 10 तक पहुँच गए, ठीक है। एक एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूँ समझाने के लिए, ठीक है। बिल्कुल यहाँ पर कोई मेरा मतलब इससे पर्सनली नहीं है, लेकिन यहाँ पर मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ, यह केवल समझने के लिए, ठीक है। तो विकास क्या है, आइडिया, धारणा होता है विकास। ये कितने, तो 2, एक देश एक व्यक्ति, 2 तरीका से ये होता है। आइडिया 2 तरीका से आते हैं, विकास 2 तरीका से होता है। एक व्यक्ति के माध्यम से, देश के माध्यम से, व्यक्ति के, जब देश विकास करेगा, देश के अंदर सड़कें बनेंगे, देश के अंदर स्कूल बनेंगे, हॉस्पिटल बनेंगे, अस्पताल बनेंगे, ये सब भी होगा, तो हम कहेंगे कि देश हमारा विकास कर रहा है, देश हमारा विकास कर रहा है। उस देश के व्यक्ति, जैसे कि मान लीजिए कि हम एक व्यक्ति हो गए, आप एक व्यक्ति हो गए, तो आप विकास करेंगे, पढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे, तो हम कह सकते हैं यहाँ पर कि व्यक्ति जो है विकास कर रहा है, ठीक है। तो विकास के 2 तरीका हो गए, देश और व्यक्ति, और दोनों तरीका एक दूसरे से कंबाइंड है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर जो व्यक्ति का विकास होगा तभी देश का विकास हो सकता है, ठीक है। मान लीजिए हम अपने ऊपर ही बताते हैं कि हमारा विकास होगा, हम विकास करेंगे, हमारे पास 5 से 10 लड़के हो गए, ठीक है। मतलब क्या, हम देश को विकास करेंगे, विकास हो रहा है, मतलब हमारे अनुसार हमारे जैसे बहुत सारे व्यक्ति मिलकर, आप हम सब मिलकर क्या करेंगे, पूरे देश का विकास करेंगे, पूरे देश को एक नए तरीका से लेकर चलेंगे, तो उस चीज़ को हम कहेंगे कि हमारे देश का विकास हो रहा है, ठीक है। इसके आधार पर हम यहाँ पर डिफिनेशन इसको बताते हैं कि जब कोई व्यक्ति वस्तु या देश, जब कोई व्यक्ति, वस्तु या कोई देश तरक्की कर रहा हो, तरक्की करने लगता है, आगे बढ़ने लगता है, तब हम कहते हैं कि उस देश का विकास हो रहा है, वह देश विकास कर रहा है, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा
विकास जो है अलग अलग लोगों के आधार पर अलग अलग विकास होता है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर विकास का मतलब अलग अलग लोग के लिए विकास का मतलब अलग अलग होता है। अलग अलग लोग के लिए विकास का मतलब क्या होता है, अलग अलग होता है। ठीक है, जैसे किसान हो गया तो किसान के लिए विकास का कोई अर्थ और अर्थ है, मजदूर के लिए कोई और अर्थ है, उद्योगपति के लिए कोई और अर्थ है, और यहाँ पर आदिवासी के लिए बात करें तो इसके लिए कोई और अर्थ है। ठीक है, और यहाँ पर हमारे लिए बात करें तो हमारे लिए भी कोई और अर्थ हो जाए। मतलब प्रत्येक व्यक्ति के लिए यहाँ पर कोई ना कोई विकास का अर्थ अलग ही निकलता है। ठीक है, आप लोग चलिए पढ़ते रहिए, यहाँ पर बहुत सारी चीज़ आज सीखने वाले हैं हम लोग। ठीक है, विकास, आप, मैं ऐसा करता हूँ कि आप लोग विकास का मतलब समझे। विकास मतलब क्या, हम आगे बढ़ेंगे, हमारा विकास होगा, देश का विकास होगा, वस्तु का विकास होगा, तरक्की का विकास। तो उस स्थिति में हम कहेंगे कि हमारा जो देश है वो विकास कर रहा है, हम आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर जो विकास की स्थिति है हमारे देश में, वो विकास की स्थिति अलग अलग लोगों के लिए विकास अलग अलग होता है। जैसे किसान के लिए विकास अलग हो गया, मजदूर के लिए विकास अलग होगा, उद्योगपति के विकास अलग होगा, आदिवासी क्षेत्र के लिए विकास अलग हो जाएगा, हमारे लिए विकास अलग होगा, आपके लिए विकास अलग होगा। हम कब कहेंगे कि विकास हो रहा है, तो ध्यान दीजिएगा। इसीलिए यहाँ पर मैं कुछ एग्जाम्पल लिया हूँ, इसके अनुसार हम लोग समझेंगे कि जो विकास हो रहा है इनके अनुसार विकास का अर्थ क्या होता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, सबके लिए विकास अलग अलग। किसान के लिए हम बात करें तो किसान के लिए विकास क्या, सिंचाई की अच्छी व्यवस्था हो। ठीक है, सिंचाई की अच्छी व्यवस्था कर दी जाए, बीजों की अच्छी व्यवस्था कर दी जाए। ठीक है, किसान के जो उत्पादन है उसे अच्छे मूल्य पर बेच दिया जाए, अच्छे मूल्य पर बेचा जाए। ठीक है, और भी बहुत कुछ यहाँ पर जो किसान के लिए है, उनके लिए ज़मीन जो है, जो किसान लोग अपने भूमि को लेते हैं वहाँ पर लीज पर, उसके लिए मतलब जो किराया है वह निम्नतम हो, एक माध्यम में हो, मतलब एक निम्नतम हो। तो इस चीज़ को हम क्या कहेंगे, किसान क्या कहेगा, हम नहीं, किसान क्या कहेगा कि हमारा विकास हो रहा है। ठीक है, मतलब देश विकास कर रहा है। किसान के लिए देश का विकास यही है, किसान के लिए देश का विकास क्या है, यही है कि सिंचाई हो रहा है, सिंचाई अच्छे से हो जाए, बीज अच्छे बीज मिल जाए हमें। ठीक है, उसका मतलब जो भी एरिया है वो अच्छे से विकास करे, मतलब उसके लिए जो अच्छा हो वह किसान के अनुसार किसान कहेगा कि हमारा देश विकास कर रहा है, हमारा देश क्या कर रहा है, विकास कर रहा है। ये किसान के अनुसार हो गया। ठीक है, अब आइए मजदूरों के अनुसार समझते हैं। तो मजदूर को क्या चाहिए, मजदूर को मतलब मजदूर का अर्थ क्या हुआ कि वैसे मजदूर जो निम्नतम, मतलब जिसके पास भूमि नहीं है, भूमि रहता तो अपने खेत में काम करता, उसके पास भूमि नहीं है, भूमिहीन मजदूर। हम यहाँ पर भूमिहीन मजदूर ले सकते हैं, भूमिहीन मजदूर। भूमिहीन मजदूर का अर्थ यह हुआ कि उसके पास भूमि नहीं है, मतलब पृथ्वी में धरती नहीं है, जमीन नहीं है खेती करने के लिए। तो यह क्या करेगा, मजदूरी करेगा, दूसरे के खेतों में मजदूरी करेगा। किसान के लिए क्या चाहिए, कम मजदूरी, मतलब किसान को कम मजदूरी पर मजदूर किसान चाहेगा कि कम मजदूरी लगे, मजदूर मिल जाए, किसान के लिए वो विकास कहलाएगा। किसान कहेगा कि हमारा देश जो विकास कर रहा है। लेकिन यदि हम बात करें मजदूर की, तो मजदूर क्या चाहेगा, मजदूर के अनुसार विकास का क्या अर्थ है, मजदूर के अनुसार विकास का क्या अर्थ हो जाएगा। तो मजदूर के अनुसार विकास का अर्थ होगा कि उसके ज़्यादा मजदूरी चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा मजदूरी मिले, किसान के लिए, मजदूर के लिए ज़्यादा से ज़्यादा मजदूरी मिले। ठीक है, उसका जो रोज़मर्रा के जीवन है रोज़ मजदूरी मिल जाए, रोज़ काम मिले मजदूर के लिए रोज़। क्योंकि जो भूमिहीन मजदूर होते हैं, जो ऐसे मजदूर जो रोज़ कमाते हैं रोज़ खाते हैं, उनके क्या चाहिए, रोज़ काम चाहिए, क्योंकि रोज़ उनको काम मिलेगा तभी वो रोज़ कमाएंगे, रोज़ खा सकते हैं। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा मजदूरी मिल जाए इनके लिए, यदि ऐसा उपलब्ध होता है तो ये लोग कहेंगे कि हमारा देश जो विकास कर रहा है। अच्छे मजदूरी मिल जाए, रोज काम मिले। ठीक है, रोज ये विकास करे। ठीक है, तो ये कहेंगे कि हमारा देश जो है विकास कर रहा है, हमारा देश क्या कर रहा है, विकास कर रहा है। किसके अनुसार, तो मजदूर के अनुसार। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर कि किसान के अनुसार यदि मजदूरी को ज़्यादा कर दिया जाए तो किसान कहेंगे कि हमारे देश में प्रॉब्लम है, हमारे देश की व्यवस्थाएं खराब है, यहाँ पर मजदूरी बहुत ज़्यादा लग रहा है, मतलब इसके लिए ये प्रॉब्लम हो जाएगी। ठीक है, और यदि मजदूर के लिए मजदूरी बढ़ा दिया जाए तो इनके लिए विकास है, और मजदूरी कम कर लिया जाए तो इनके लिए प्रॉब्लम हो जाएगी।
है ना दोनों में। तो अलग अलग लोगों के लिए विकास का मतलब अलग अलग होता है। किसी के लिए विकास जो है, किसी के लिए कोई भी काम अच्छा होता है तो किसी के लिए विनाशकारक हो जाता है। कोई व्यक्ति के लिए जो काम होता है वो अच्छा होता है, उसके लिए सुलभ होता है, विकास होता है। किसी व्यक्ति के लिए कोई काम विकास होता है तो किसी व्यक्ति के लिए वही काम विनाशकारक हो जाता है। जैसे कि यहाँ पर मजदूरी ज़्यादा कर दिया जाए तो मजदूर के लिए विकास होगा, तो दूसरे के लिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, किसान के लिए विनाशकारक हो जाएगा। यदि मजदूरी कम कर दिया जाए तो किसान के लिए विकास होगा, मजदूर के लिए क्या हो जाएगा, मजदूर के लिए विनाशकारी हो जाएगा। ठीक है, तो विकास का अर्थ हर व्यक्ति के अनुसार अलग अलग होता है। ठीक है, अब उद्योगपति के लिए, उद्योगपति के अनुसार विकास का अर्थ क्या हो जाएगा, तो उद्योगपति के अनुसार विकास के अर्थ हम समझे तो ये इसके लिए क्या कहते हैं, बिजली की व्यवस्था अच्छी हो ताकि जो फैक्ट्री है, कंपनी है वो अच्छे तरीके से चल सके। ठीक है, सेल्स ज़्यादा हो, ज़्यादा से ज़्यादा सेल हो सके, जो जीएसटी चार्ज है वो कम से कम लगे। ठीक है, ट्रांसपोर्ट का खर्चा कम से कम लगे। यदि ये सब क्रिया हो रही है तो उद्योगपति के लिए विकास कहलाएगा। समझ में आ गया, उद्योगपति के लिए क्या कहलाएगा, विकास कहलाएगा, यदि ये सारी चीज उसे उपलब्ध हो रहा है तो। ठीक है, अब मान लीजिए कि यहाँ पर जीएसटी चार्ज कम कर दिया जाए तो गवर्नमेंट के लिए, अब गवर्नमेंट के अनुसार विकास कुछ अलग होता है। हम आपको बताएंगे कि गवर्नमेंट विकास कैसे करेगा, यहाँ पर हम लोग समझेंगे। पहले यहाँ पर कुछ क्षेत्र के अनुसार विकास को समझ रहे हैं कि कैसे होता है। ठीक है, उद्योगपति के अनुसार आप समझ गए कि इसके लिए क्या है, उसके साधन के संसाधन की जो व्यवस्था है वो उपलब्ध हो जाए तो उसके लिए क्या कहलाएगा, विकास कहलाएगा। ठीक है, अब आदिवासी क्षेत्र के लिए क्या जाए तो ध्यान दीजिएगा, उद्योगपति के लिए क्या चाहिए, बिजली चाहिए ना। तो बिजली कहाँ से उत्पन्न होता है, ज़्यादातर बिजली को डैम से उत्पन्न किया जाता है। डैम, अब डैम क्या होता है, डैम होता है कि बड़ी बड़ी जो नदियाँ होती हैं, नदियों के ऊपर में पुल बनाकर उससे जो पानी होता है छोटे छोटे पाइप या छोटे छोटे माध्यमों से बाहर निकालकर उसके पीछे टरबाइन लगाकर उसे बिजली बनाया जाता है। टरबाइन, बड़े बड़े टरबाइन को लगा दिया जाता है और जो डैम से पानी निकलता है टरबाइन को चलाता है, उससे बिजली उत्पन्न होता है और वह बिजली से उद्योगपति के फैक्ट्री, कंपनी, ये सब चीज़ चलते हैं। लेकिन ज़्यादातर जहाँ पर नदियाँ होती है, नदियों के किनारे अक्सर आदिवासी लोग का बसेरा होता है। नदियों के किनारे इन आदिवासी क्षेत्रों का बसेरा होता है। तो यदि वहां पर डैम बनाया जाए, तो डैम यदि बना दिया गया तो डैम बन गया तो उद्योगपति के लिए वो विकास हो गया। उद्योगपति लोगों के लिए वो क्या कहलाएगा, विकास कहलाएगा, क्योंकि वहां पर डैम बन गया। ठीक है, उनके लिए बिजली सुलभ हो गया तो विकास हो गया। लेकिन आदिवासी क्षेत्र के लिए यदि डैम वहां पर बना तो आदिवासी क्षेत्र के लोग क्या करेंगे, आदिवासी क्षेत्र के लोग को वहां से जाना पड़ेगा। वहाँ से बोला जाएगा कि नहीं, आप किसी दूसरे जगह अपने घर को, अपने स्थान को चेंज कर लीजिए, रहिए। तो आदिवासी क्षेत्र के लिए ये डैम सबसे बड़ा प्रॉब्लम हो गया। आ रहा समझ में, आदिवासी क्षेत्र के लिए जो डैम है वो प्रॉब्लम हो गया। ठीक है, क्योंकि उन्हें घर से बेघर कर दिया जा रहा है। तो इस स्थिति में इनके लिए तो ये विकास हो गया, लेकिन आदिवासी क्षेत्र के लिए ये विकास ना विनाशकारक हो जाए। आदिवासी क्षेत्र के लिए क्या हो जाएगा, विनाशकारक हो जाएगा। अब आदिवासी क्षेत्र के लोगों के लिए विकास है क्या, विकास का मतलब क्या है। ठीक है, आदिवासी क्षेत्र के लोगों के लिए कुछ नहीं चाहिए, उनके विकास के लिए उन्हें कुछ नहीं चाहिए। वो बस इतना चाहते हैं कि हम जहाँ पर रह रहे हैं, हमारी जहाँ पर व्यवस्था है, ना तो वहाँ पर कोई उद्योग बनाया जाए, ना कोई धंधा किया जाए, ना कोई व्यवस्थाएं किया जाए, बस हमें छोड़ दिया जाए। ये आदिवासी लोग चाहते हैं, तो उनके लिए वह विकास कहलाए, तब वो कहेंगे कि हमारा विकास हो रहा है। ठीक है, तब विकास को देखने के लिए सबका अलग अलग नज़रिया है, अलग अलग नज़रियों से सब विकास को देखते हैं। ठीक है, कोई विकास को इनके माध्यम से देखता है तो इनकी यदि पूरी किया जाए तो ये इनका लिए विकास, देश विकास कर रहा है। यदि इनकी जो आवश्यकता है ये पूरी की जाए तो ये देश विकास कर रहा है। ठीक है, उद्योगपति के लिए किया जाए तो ये देश विकास कर रहा है, और आदिवासी के लिए किया जाता है देश विकास कर रहा है। तो इनमें कुछ कन्फ्यूजन है कि कोई चाह रहा है कि ये हो, कोई चाह रहा है कि जो एक दूसरे के विपरीत है। तो इसलिए जो विकास की सिस्टम है वह एक जैसा नहीं हो पाता है, अलग अलग होता है। ठीक है, तो मैं ऐसा करता हूँ कि आप लोग को ये विकास का जो सिस्टम है कि विकास कैसे होता है, ये चीज़ आपको समझ में आ गया।
ठीक है। अब हम आगे बढ़ने वाले हैं। यदि कोई प्रॉब्लम होती है इधर तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, क्लास लाइव है, ठीक है। तो आइए अब हम समझते हैं, अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर विकास के आधार पर हम तुलना करते हैं अपने देश को कि कौन से देश विकास के आधार पर विकसित कहलाएगा, विकासशील कहलाएगा, जिसकी चर्चा हम लोग किए थे इंट्रोडक्शन क्लास में, पिछले क्लास में, विकास और विकासशील, ठीक है। उसकी हम यहाँ पर अब विवरण से चर्चा करेंगे कि कैसे विकास विकसित कहलाएगा और कब विकासशील कहलाएगा, ठीक है। बहुत सारे चीज यहाँ पर हम देखने वाला है, तो आप लोग मेरे साथ बने रहिए, जुड़े रहिए, आगे बढ़ते रहिए, बहुत सारी चीज यहाँ पर हम सीखेंगे, ठीक है। आइए अलग अलग देशों में या राज्यों की तुलना, ध्यान दीजिएगा, विकास के आधार पर अलग अलग देश, अलग अलग राज्यों की यहाँ पर हम तुलना करेंगे और समझेंगे यहाँ पर कि जो विकास है, विकसित, विकासशील। सबसे पहले हम एक बार फिर से यहाँ पर चर्चा करना चाहते हैं कि विकसित और विकासशील क्या होता है। आप लोग इंट्रोडक्शन क्लास पीछे के देखे होंगे तो आप लोगों को पता होगा, वीडियो में अपलोड किए थे कल, तो आप लोगों को पता होगा कि विकसित और विकासशील क्या कहलाता है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर हम चर्चा करते हैं कि विकसित और विकासशील क्या कहलाता है। समझ में आ रहा है ना सभी? एक बार कमेंट कर दीजिए। हाँ चलिए ठीक है, आइए तो चलते हैं, हम समझते हैं कि विकसित और विकासशील क्या कहलाता है, ठीक है। विकसित और विकासशील क्या होता है? विकसित का मतलब होता है कि कोई भी देश जब विकास कर लिया, विकास हो चुका उसका, जैसे कि अमेरिका, आप बताए थे कल के एग्जाम पे अमेरिका हो गया, तो उस देश को हम क्या करेंगे? विकसित देश कहेंगे। और यदि कोई देश विकास कर रहा हो, विकास के सतह पे आगे बढ़ रहा हो, अभी विकास से ऊपर हो, मतलब विकास कर रहा हो, प्रति व्यक्ति आय से ऊपर, अभी नीचे समझाते हैं आपको ये सब, तो उसे हम कहेंगे कि वह विकासशील है, यानी विकास कर रहा हो, विकास के कगार पर हो, तो उसे हम क्या कहेंगे कि वह विकासशील है। और यदि कोई देश विकसित हो गया, विकास कर लिया, तो उसे हम क्या कहेंगे? विकसित देश कहेंगे, यानी धनी देश को विकसित कहेंगे यहाँ पर। और जो देश अभी आगे बढ़ रहा हो यहाँ पर, तो उसे हम क्या कहेंगे? विकासशील कहेंगे, ठीक है। अब ध्यान समझिएगा, कोई भी देश को विकसित होने में या विकासशील में सबसे बड़ी भूमिका होती है आय, उस देश की इकोनॉमी, उस देश की आय कितना है, वह देश किस आय से आगे बढ़ रहा है, वो देश की प्रति व्यक्ति आय कितनी है। तो इन आय जो है सभी विकसित और विकासशील देशों पर निर्भर करता है, माने सभी विकसित और विकासशील देश जो है इस आय के ऊपर निर्भर करते हैं कि आय ही देश को विकसित और विकासशील की ओर ले जाता है, ठीक है। विकासशील से देश को विकसित बनाता है। इकोनॉमी ज्यादा हो तो वह देश विकसित कहलाएगा, इकोनॉमी कम हो तो वह देश अभी विकासशील कहलाएगा, ठीक है। वे नीचे समझते हैं इसको। राष्ट्रीय आय क्या होता है? ध्यान समझिएगा, यहाँ पर क्वेश्चन पूछ सकता है कि आप राष्ट्रीय आय से आप लोग क्या समझते हैं। बहुत सारे क्वेश्चन चीज़ यहाँ पर हम सीखने वाले हैं। और मैं आपको बता दूं कि कल का क्लास जो हमारा लाइव क्लास होगा, वहाँ पर बहुत से आप लोग सभी लोग ज्वाइन करिएगा, क्योंकि कल के जो क्लास में हम बहुत सारे ऐसे चीज़ सीखेंगे, ऐसे बहुत सारी बातें सीखेंगे जो कि हमारे जो रोजमर्रा के जीवन में प्रतिदिन काम आने वाली है, प्रतिदिन हम उसका उपयोग करते हैं, और कौन सी चीज़ का कहाँ उपयोग करते हैं, उस सभी चीज़ को हम यहाँ पर कल के क्लास में सीखेंगे। मैं आपको बता दूं कि कल के क्लास में हम बैंकिंग, कोर बैंकिंग, डेबिट वगैरह, इस सब सारे चीज़ को, क्रेडिट वगैरह, इस सब चीज़ को यहाँ पर इकोनॉमिक से सिस्टम से संबंधित जानने वाले हैं। तो कल के क्लास तो आप लोग बिल्कुल मिस मत करिएगा, ठीक है। कल के क्लास का टाइमिंग हमारा रहेगा शाम को, रात को मैं आऊँगा लाइव क्लास में, ठीक है, 8 बजे, ठीक है। चलिए आइए यहाँ पर हम बात करते हैं राष्ट्रीय आय की। तो राष्ट्रीय आय है क्या? राष्ट्रीय आय से आप क्या समझते हैं? तो सीधी सीधी बात हम कहेंगे कि देश के सभी व्यक्तियों के जो आय है, उन आय का योगफल राष्ट्रीय आय कहलाएगा। मान लेते हैं कि सपोज एक एग्जांपल की तरह समझते हैं कि एक देश में 5 लोग हैं, ठीक है। तब 5 व्यक्ति प्रतिवर्ष कितना कमाते हैं, उनकी सभी 5 व्यक्ति के आय को निकालकर ऐड कर दिया जाए, आपस में जोड़ दिया जाए, तो उस व्यवस्था को हम कहेंगे यहाँ पर प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय आय। उस व्यवस्था को क्या कहेंगे हम? राष्ट्रीय आय कहेंगे, ठीक है। अब इसका औसत कैसे निकाला जाता है? तो औसत निकालने के लिए एक छोटा सा फॉर्मूला होता है, आप लोग याद रखिएगा कि औसत आय बराबर होता है कुल आय बटा में कुल आबादी, ठीक है। यदि कोई भी देश की औसत आय पता करना हो
कि औसतन मतलब क्या, उसके आसपास। जैसे मान लीजिए कि किसी देश के प्रति व्यक्ति आय 1000 रुपया है, मतलब इसका अर्थ क्या हुआ कि वहाँ पर सभी व्यक्ति 1000 रुपया कमाते हैं। इसका अर्थ है ना कि वहाँ पर सभी व्यक्ति क्या करते हैं, 1000 रुपया कमाते हैं। ठीक है, तो सभी व्यक्ति 1000 रुपया कमाते हैं तो उनकी प्रति व्यक्ति आय 1000 रुपया हो गया। तो 1000 रुपया कुल आय निकल जाएगा। तो यानी कितने लोग हैं, तो देश में जितने भी लोग हैं सभी लोग को आपस में ऐड करेंगे, जोड़ देंगे तो उनका हो जाएगा और टोटल मूल्य, टोटल उनके आय। और उसके बाद उन लोगों की आबादी कितनी है, तो यहाँ पर मान लेते हैं कि 5 लोग हैं। 5, जैसे कि इसको समझने के लिए हम यहाँ पर एक छोटा सा नीचे डायग्राम बनाए हैं। तो इसको और भी कुछ यहाँ पर रीजन के साथ हम समझेंगे कि सभी को जोड़ दिया जाए और उनकी आबादी जनसंख्या से भाग दे दिया जाए तो उनकी औसत आय पता चल जाता है कि उनकी औसत आय क्या है। अब यहाँ पर हमारा प्रश्न यह उठता है कि क्या आय के आधार पर किसी देश को विकसित या विकासशील कह सकते हैं या नहीं। हमारा प्रश्न यह है कि क्या आय, किसी देश के आय के आधार पर किसी देश को हम विकसित या विकासशील बोल सकते हैं या नहीं। हम कहें कि अमेरिका की आय यहाँ पर 43,000, 44,000, 45,000 जो भी है, हमारे भारत की आय इतनी है, तो हम क्या कहेंगे कि अमेरिका धनी है, अमेरिका विकसित है। ठीक है, किसी, देखिए ध्यान से समझिएगा, यदि तुलना के आधार पर देखा जाए तो हम आय के अनुसार किसी देश को विकास या विकासशील बोल सकते हैं। लेकिन यहाँ पर हम देखें तो इस आधार पर कि केवल तुलना करने के आधार पर कि हमारे पास इतना है, आपके पास इतना है, तो हम धनी हुए आपसे। लेकिन यदि कुछ और इसे गहराई में जाकर समझें हम, तो उस आधार पर हम यह नहीं कह सकते हैं कि आय के आधार पर कोई भी देश विकसित होता है या विकासशील होता है, ऐसा हम नहीं कह सकते। इसे समझने के लिए हम यहाँ पर छोटा सा एक डायग्राम बनाए हैं। उस डायग्राम को हम लोग समझेंगे तो हमारा समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर 2 देश हम लिए हैं। ठीक है, यहाँ पर क्या किए हैं, हम 2 देश लिए हैं। यहाँ पर थोड़ा सा मैं नीचे कर देता हूँ ताकि आप लोगों को दिखाई दे। ठीक है, यहाँ पर हम 2 देश लिए हैं। एक देश हमारा है, ध्यान दीजिएगा, जिसमें 3 व्यक्ति हैं, मतलब देश के अंदर तो बहुत सारे लोग रहेंगे, लेकिन यहाँ पर हम समझने के लिए मात्र 3 ही व्यक्ति को लिए हैं। आप लोग कैसे भी समझ लीजिए, समझना है ना, बस समझ में आ गया। उसके बाद तो उसके आधार पर हम 3 से 10, 15, 20, 10,000, 5 लाख, 1 लाख, 33 करोड़ कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर एक देश है, उसमें 3 लोग हैं, 1, 2, 3। ठीक है, प्रत्येक व्यक्ति यहाँ पर 1000 रुपये कमा रहा है। पहला व्यक्ति 1000 रुपये कमा रहा है, दूसरा भी 1000 रुपये कमा रहा है, तीसरा भी 1000 रुपये कमा रहा है। यानी पर व्यक्ति का इनकम कितना है, 1000 रुपये। तो देश का कुल इनकम कितना हो जाएगा, कुल इनकम 3000 रुपया। उस देश का इनकम कितना हो जाएगा, 3000 रुपया हो जाएगा। ठीक है, उस देश का इनकम कितना हो जाएगा, 3000 रुपया हो जाएगा। अब इसका हम प्रति व्यक्ति आय निकालते हैं। ठीक है, प्रति व्यक्ति आय क्या है, ध्यान दीजिएगा। तो प्रति व्यक्ति आय कैसे निकलेगा, तो कुल आय बटा में कुल आबादी। प्रति व्यक्ति आय का मतलब यही होता है कि कुल आय बटा में कुल आबादी हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर कुल आय हमारा कितना है, 3000 रुपया। कुल आय हमारा हो गया 3000 रुपया। कुल आबादी 1, 2, 3 लोग हैं, 3 लोग कमा रहे हैं, तो बटा में 3 करेंगे तो प्रति व्यक्ति आय कितना हो गया, 1000 रुपया हो गया। तो यहाँ पर 1000 रुपया हमारा प्रति व्यक्ति आय हो गया। तो यहाँ पर 1000 रुपया पहला भी कमा रहे हैं, 1000 रुपया दूसरा भी, 1000 रुपया तीसरा भी। तो यदि ऐसा हो तो इस आधार पर हम कहेंगे कि प्रति व्यक्ति आय के अनुसार किसी देश को विकसित या विकासशील कह सकते हैं। ठीक है ना, यह औसतन मान बताता है। लेकिन इसी चीज को हम यहाँ पर दूसरे देश के साथ में समझें तो आपको समझ में आएगा कि प्रति व्यक्ति आय के आधार पर केवल तुलना कर सकते हैं, ये नहीं कर सकते कि वो देश विकास कर रहा है या विकसित है। ठीक है, जैसे कि हमारे भारत की स्थिति है, ध्यान समझिएगा, दूसरे देश में हमारा भारत हो सकता है। यहाँ पर एक व्यक्ति यहाँ पर 400 रुपये कमा रहा है, पहला व्यक्ति 400 रुपये कमा रहा है। दूसरा व्यक्ति की बात यहाँ पर करें तो 600 रुपये कमा रहा है। तीसरा व्यक्ति की बात करें यहाँ पर तो 2000 रुपये कमा रहा है। ठीक है, इन तीनों का कुल आय की बात करें यहाँ पर तो कुल आय 3000 रुपये हो जाएगा। सेम है ना, तीनों का आय कितना हो जाएगा, 3000 रुपये हो जाएगा। अब इसकी प्रति व्यक्ति आय की यहाँ पर बात करें हम तो 3000 रुपये इसका कुल इनकम हो गया। कितने लोग कमा रहे हैं, तो 3 लोग, 1, 2, 3, तो 3 से डिवाइड करेंगे तो इसका प्रति व्यक्ति आय क्या हो जाएगा, 1000 रुपया हो जाएगा। ठीक है, मतलब प्रत्येक व्यक्ति कितना कमा रहा है, 1000 रुपया कमा रहा है। इसका पीसीआई कितना हो जाएगा, 1000 रुपया हो जाएगा। अब बताइए कि यहाँ पर 1000 रुपया प्रति व्यक्ति कमा रहे हैं, नहीं कमा रहे हैं। ये बहुत गरीब है, 400 रुपया कमा रहा है। ये थोड़ा सा ज़्यादा कमा रहा है, ये बहुत ज़्यादा कमा रहा है।
तो यहाँ पर जो प्रति व्यक्ति आय है वह 1000 नहीं आया हुआ, ठीक है, यहाँ पर 1000 रुपया प्रति व्यक्ति आय नहीं है। तो यहाँ पर हम क्या कहेंगे कि हमारा ये देश विकसित है। इस और भी छोटे छोटे एक दो एग्जाम्पल के साथ में हम समझ लेते हैं कि मान लीजिए कि किसी देश में मान लीजिए 2 देश है, ठीक है, तो इस देश में मान लेते हैं कि हम यहाँ पर 10 लोग हैं, ठीक है। प्रति व्यक्ति आय जो हमारे देश की राष्ट्रीय आय है जिसके आधार पर हम विकसित और विकास, यहाँ पर आपको हम बता दें कि विकसित और विकासशील की तुलना कर रहे हैं यहाँ पर कि कौन से देश विकसित कहलाएगा, कौन से देश विकासशील कहलाएगा और कब कहलाएगा, ठीक है। तो प्रति व्यक्ति आय के आधार पर यह हमारी स्थिति है कि कब विकासशील कहलाएगा, कब विकसित कहलाएगा, ठीक है। मतलब इसका औसत रूप से हम देखें कि भाई इतना कुल आय है, तो उस आधार पर तुलना करके हम कह सकते हैं कि यह देश विकास कर रहा है, यह देश विकासशील है, ठीक है। लेकिन यदि हम थोड़ा और गहराई में जाए, अंदर जाए, देश के प्रत्येक व्यक्ति की आय को देखें, तो हम नहीं कह सकते हैं कि वह देश विकसित का विकास कर रहा है या विकास, मतलब कहने का अर्थ हुआ कि प्रति व्यक्ति आय के आधार पर हम यह नहीं कह सकते हैं कि वह देश विकास कर रहा है या विकसित है, ठीक है। लेकिन कुल आय के आधार पर तो हम बोल सकते हैं, ठीक है। अब समझते हैं यहाँ पर कि कोई भी देश क्या आय के आधार पर विकसित या विकासशील कहला जाएगा। किसी भी देश को हम केवल आय के आधार पर विकसित या विकासशील कह सकते हैं या नहीं कह सकते हैं। इस चीज को समझते हैं कि आय के आधार पर किसी भी देश को क्या हम विकासशील कह सकते हैं, तो हमारा आंसर इसका यह होगा कि नहीं कह सकते, ठीक है। अब भाई कैसे नहीं कह सकते, हम तो बोल दिए कि नहीं कह सकते, लेकिन क्यों नहीं कह सकते, इसके पीछे का रीजन क्या है, कारण क्या है, तो इस चीज को हम यहाँ पर समझेंगे कि आय के आधार पर मान लीजिए कि हम यहाँ पर कहें कि एक कोई देश, यहाँ पर एक देश है, 2 देश है, एक देश की आय यहाँ पर हम सपोज एग्जाम्पल लिख देते हैं 10 लाख रुपया है, ठीक है, एग्जाम्पल के लिए, ठीक है, और दूसरा देश का जो इनकम है 5 लाख रुपया है, ठीक है। तो मतलब 10 लाख वाला जो देश है वह विकास है, विकसित है, ऐसा नहीं बोल सकते। अब क्यों नहीं बोल सकते ये समझते हैं यहाँ पर, ठीक है। मान लीजिए कि कोई देश में 10 लोग हैं, ठीक है, कोई देश में 5 लोग हैं, मतलब एक समझने के लिए एग्जाम्पल हम लिए हैं, बाकी लोग तो बहुत सारे होते हैं, 5-10 लोग से तो देश बनता नहीं है, ठीक है। एक देश में 10 लोग हैं, दूसरा देश में 5 लोग हैं, ठीक है, और यहाँ पर प्रत्येक व्यक्ति 200 रुपया कमा रहा है, या चलिए 200 तो बहुत कम हो जाएगा, मान लेते हैं चलिए 300 रुपये कमा रहे हैं, ठीक है। यहाँ के प्रत्येक व्यक्ति कितने कमा रहे हैं, 300 रुपये कमा रहे हैं। और दूसरा देश की हम यहाँ पर बात करें तो वहाँ पर भी सेम, इसके यहाँ पर भी मजदूरी सेम है, वहाँ पर भी प्रत्येक व्यक्ति 300 रुपये कमा रहे हैं, यहाँ पर भी प्रत्येक व्यक्ति की आय 300 रुपया, यहाँ पर भी इकोनॉमी 300 रुपया है, दोनों जगह इकोनॉमी सेम है, ठीक है। तो इसका जो हमारा देश का आय होगा कितना हो जाएगा, 3000, ये देश की इकोनॉमी हमारी 3000 हो जाएगी, और यह देश कितना हो जाएगा 1500, इस देश की इकोनॉमी हो जाएगी 1500। तो बताइए अब यहाँ पर 10 लोग काम कर रहे हैं तो 10 लोग का आय 3000 रुपया, यहाँ पर 5 लोग काम कर रहे हैं तो यहाँ पर 5 लोग का इनकम 1500 रुपया। तो यहाँ पर 10 लोग हैं तो उनके रहने सहने खाने पीने हर चीज़ का खर्चा जो है ज़्यादा होगा इनके अपेक्षा, 5 लोग के अपेक्षा। यहाँ पर 5 लोग हैं तो 10 लोग की अपेक्षा उनका खर्चा कम होगा, तो यहाँ पर बचत ज़्यादा है, यहाँ पर भी बचत मतलब खर्चा है, तो फिर भी दोनों का तो इकोनॉमी यहाँ पर सेम हुआ। इसका आय हमें दिख रहा है कि भाई 3000 है तो ये ज़्यादा धनी हुआ, इसे विकसित हम कह देंगे, ठीक है। लेकिन आप जब आय के आधार पर विकसित हम बोल सकते हैं यहाँ पर कि 3000 है तो ये विकसित हो गया, लेकिन यहाँ पर जब हम अंदर जाएंगे तो हमें पता चलेगा कि 3000 रुपया और 1500 रुपया दोनों का यहाँ पर जो वैल्यू है पहले से वह क्या है, कुछ नहीं, कम है। आय के आधार पर हम यहाँ पर विकसित और विकसित नहीं बोल सकते, ठीक है। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर हमारा निष्कर्ष क्या निकलता है, इसका निष्कर्ष क्या निकलता है, तो इसका निष्कर्ष यह निकलता है कि हम आय के आधार पर किसी भी देश को विकसित नहीं बोल सकते, ठीक है। क्योंकि आय के आधार पर कोई भी देश यदि विकसित होगा तो उसमें जनसंख्या भी इन्वॉल्व रहेगा, यानी आय के साथ साथ हमें उस देश की जनसंख्या को भी देखना पड़ेगा कि उस देश की आबादी कितनी है। यदि ज़्यादा आबादी होगी तो ऐसे ही इनकम ज़्यादा होगा, और ज़्यादा इनकम होगा तो खर्चा भी तो ज़्यादा होगा, तो उस देश की आय कहाँ बढ़ा, ठीक है,
कम आबादी रहेगी तो इनकम कम रहेगा, तो खर्चा भी कम रहेगा। तो इसलिए आय के आधार पर किसी भी देश को विकसित नहीं बोल सकते हैं। आय के साथ साथ हमें जनसंख्या को भी देखना पड़ेगा। क्लियर? प्रति व्यक्ति आय के आधार पर, प्रति व्यक्ति को इंग्लिश में कहते हैं हम लोग पर कैपिटा इनकम, शॉर्ट में बोलता है PCI बोला जाता है। ठीक है, प्रति व्यक्ति आय क्या होता है? तो किसी देश के अंदर जितने भी लोग हैं उन प्रत्येक लोगों की जो इनकम होती है, उसी इनकम को हम प्रति व्यक्ति आय कहते हैं। ठीक है, आय समझ में? प्रति व्यक्ति आय क्या होता है? तो कोई देश के अंदर जितने भी लोग हैं, या एक डिफिनेशन पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर सारी चीज आपको चैप्टर वाइज दिखा रहे हैं हम। ठीक है, तो प्रति व्यक्ति आय किसे हम कहते हैं? तो किसी देश के अंदर जितने भी लोग हैं उन प्रत्येक लोगों की जो आमदनी है, इनकम है, उस इनकम को हम प्रति व्यक्ति आय कहते हैं। ठीक है, अब राष्ट्रीय आय किसे कहते हैं? ये भी तो क्वेश्चन हो सकता है कि राष्ट्रीय आय सब क्या समझते हैं। तो किसी देश के, किसी राष्ट्र के अंदर जितने भी लोग हैं, जितने भी व्यक्ति हैं, उन सभी लोगों की आय का योगफल राष्ट्रीय आय कहलाता है। ठीक है, देश के अंदर सभी लोगों के जो इनकम है, उन इनकम का टोटल योगफल राष्ट्रीय आय कहलाता है, और राष्ट्रीय आय में प्रत्येक व्यक्ति का इनकम प्रति व्यक्ति आय PCI कहलाता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर कुछ वर्ल्ड बैंक के रिपोर्ट है जो कि आप लोग को याद रखना है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए भी और ऐसे जनरल नॉलेज के लिए भी। ठीक है, वर्ल्ड बैंक मतलब क्या? विश्व बैंक हम बोल सकते हैं इसे। पूरे देश को, पूरे मुल्क को मिलाकर एक बैंक बना दिया गया है जो पूरे विश्व पर अपना मतलब निरीक्षण रखता है, देखभाल करता रहता है। ठीक है, तो इसको समझते हैं यहाँ पर। तो वर्ल्ड बैंक के अनुसार हम लोग देखें यहाँ पर कि अमीर देश, गरीब देश। अमीर देश कब कहलाएगा? कोई भी देश अमीर कब कहलाएगा, कोई भी देश गरीब कब कहलाएगा। ठीक है, तो ध्यान से समझिएगा। और एक मीडियम, ठीक है, तो वो तो ऐसे ही समझेंगे हम यहाँ पर। अमीर देश, जब उस देश की PCI प्रति व्यक्ति आय, उस देश की PCI 4,53,000 पर वर्ष हो, तो वह देश जो क्या कहलाएगा? अमीर देश कहलाएगा। नहीं समझ में आया? फिर से समझते हैं हम लोग कि कोई अमीर देश कब कहलाएगा? जब उस देश की कोई व्यक्ति, कोई भी एक व्यक्ति प्रत्येक वर्ष, एक वर्ष में 4,53,000, 4.5 लाख लगभग आसपास में कमा रहा है, तो वह देश विकसित देश कहलाएगा, वह देश अमीर देश कहलाएगा, वह देश विकसित देश कहलाएगा। ठीक है, यानी कि वहाँ के प्रत्येक व्यक्ति को कम से कम 4,53,000 यानी 4.5 लाख के आसपास पर साल, प्रत्येक वर्ष में कमाने होंगे। तो उस व्यक्ति को हम कहेंगे कि वह अमीर है, और उस देश को कहेंगे कि वह अमीर देश है, और उस देश को हम कहेंगे कि उसका जो वह देश क्या कहलाएगा? विकसित देश कहलाएगा। आज समझ में? कितना? 4,53,000 रुपया प्रत्येक व्यक्ति का रहना चाहिए अमीर देश के लिए। ठीक है, विकसित देश के लिए अमेरिका का है। ठीक है, गरीब देश के लिए, गरीब देश कब कहलाएगा? तो जब वहां की प्रत्येक PCI इतना हो, 37,000, कितना हो? 37,000 या उससे कम, यानी कि प्रत्येक व्यक्ति 37,000 या उससे कम रुपया कमा रहा है प्रत्येक वर्ष, एक साल में। एक महीना नहीं आपको बता रहे हम, साल का बता रहे पर वर्ष। यदि कोई भी व्यक्ति किसी देश के अंदर में एक साल में 37,000 रुपया कमा रहा है, तो वह देश गरीब देश कहलाएगा। ठीक है, वह देश क्या कहलाएगा? गरीब देश कहलाएगा। ठीक है, हमारा जो भारत था, ध्यान दीजिएगा, भारत का 2004 की जनगणना के अनुसार देखा जाए तो हमारे भारत का PCI कितना था? PCI 28,000 रुपया था। यानी कि 2004 तक हमारे भारत में जो लोग थे वह 28,000 रुपया कमाते थे, 28,000 के लगभग आसपास में पर व्यक्ति। सोचे कि इतना कम पैसा में, इतना कम रुपया में कैसे खर्चा चल रहा होगा। ठीक है, उस यहाँ पर जो है हमारे भारत का इनकम 28,000 रुपया था। PCI कितना था? 28,000 रुपया, यानी प्रत्येक व्यक्ति 28,000 रुपया कमा रहे थे 2004 में। लेकिन 2012 और 13 की रिपोर्ट के अनुसार देखा जाए तो हमारे भारत की जो PCI है वो कितना हो गई है? 68,757।
यानी कि प्रत्येक व्यक्ति 68,757 रुपया कमा रहे हैं। इतना अभी 2012 और 13 की रिपोर्ट के अनुसार है। अब आपको यहाँ पर लग रहा होगा कि कोई तो 2 लाख रुपया कमा रहा है, कोई 4 लाख भी कमा रहा है, कोई 10 लाख रुपया कमा रहा है। तो जो यहाँ पर ये आपको आंकड़ा दिया गया है, आपको बताया जा रहा है आंकड़ा, ये औसत मान के आधार पर बताया जा रहा है कि एक औसत। अभी औसत कैसे, यहाँ पर आपको बताए कि नीचे आपको दिखाए थे, नीचे आपको कि पहले देश यहाँ पर इधर था, इसका औसत निकाले थे, दूसरे देश का औसत निकाले थे। तो ये औसत मान के आधार पर ये चीज़ निकाला जाता है, ठीक है। यदि उसके अंदर हम घुस कर देखें तो यहाँ पर कोई व्यक्ति का आय 28,000 भी होगा, किसी का 37,000 होगा, किसी का 97,000 होगा, किसी का 1 लाख होगा, किसी का 2 लाख भी हो सकता है। लेकिन सबको ऐड करके उसका निकाला जाए तो इतना आएगा, कितना, 68,757, ठीक है, वर्ल्ड बैंक के अनुसार। तो ये हमारा हो गया प्रति व्यक्ति आय। अब यहाँ पर कोई व्यक्ति 2 लाख रुपये सालाना कमा रहा है, कोई 5 लाख कमा रहा है, कोई 10 लाख कमा रहा है। यदि ऐसा आपको देखा जाए, यहाँ पर हम कुछ कैलकुलेशन करते हैं, कुछ कैलकुलेशन को हम समझते हैं। यहाँ पर मान लीजिए कि हमारे देश में कोई व्यक्ति ये है, वो प्रत्येक महीना में 10,000 रुपये कमा रहा है, 10,000 रुपये महीना कमा रहा है, ठीक है। तो 10,000 रुपये कमा रहा है तो उसके 12 महीना यानी 1 वर्ष का इनकम कितना हो जाएगा? तो सीधा सीधी बात है भाई कि 1,20,000 रुपया हो जाएगा। उसके 1 महीना का इनकम कितना हो जाएगा? 1,20,000 रुपया हो जाएगा, यानी एक महीने में हुआ 1,20,000 रुपया कमाएगा, ठीक है। बच्चे थोड़ा सा हमें बोलने में दिक्कत हो रही है क्योंकि तबीयत थोड़ा सा डाउन हो गया है, तो इसलिए कोई दिक्कत हो तो आप लोग मैसेज कीजिएगा। थोड़ा सा प्रयास करें अच्छे से बोलने के लिए, फिर भी थोड़ा बहुत मुझे लग रहा है कि प्रॉब्लम है, तो कोई बात नहीं, समझ में आ रहा है उतना काफ़ी है। और मैं पढ़ाने आने वाला नहीं था, फिर भी मैं यहाँ पर आया क्योंकि कल लाइव में नहीं आया था, ठीक है। और आज रात को तो देखते हैं, हो सकता है तो आप लोग देख लीजिएगा, 6 बजे तक में हम मैसेज कर ही देते हैं। यदि हो लाइव आएंगे तो 6 बजे तक मैसेज आपको मिल जाएगा, और नहीं आएंगे तो सॉरी, कोई बात नहीं, कल पक्का आएंगे, कल तो लाइव पक्का आएंगे, ठीक है। और आज कम ही चांस है, लेकिन कल पक्का आएंगे, ओके। तो इस व्यक्ति का प्रति व्यक्ति आय कितना हो गया? तो 1,20,000 रुपया हो गया, यानी क्या व्यक्ति 1 साल में 1,20,000 रुपया कमा रहा है। कोई व्यक्ति 5,000 कमा रहा है तो उसका अलग होगा, कोई 2,000 कमा रहा है उसका अलग होगा, कोई नहीं कमा रहा है उसका भी अलग। तो जो यहाँ पर ये निकाला गया है ना, वो देश की जितने भी आबादी है उस सबके लिए औसत मान के आधार पर निकाला गया है, ठीक है। यानी कि यहाँ पर जो नहीं भी कमाते हैं उनका भी इनकम यहाँ पर निकाला गया है, ठीक है। जो नहीं कमाते हैं उनका भी इनकम यहाँ पर निकाला गया है, इसलिए ये इतना है। 2012 और 13 का रिपोर्ट है ये। अब 2022-20 का रिपोर्ट होगा तब और भी ज़्यादा हो जाएगा, ये हमें पता है, ठीक है ना। कि यहाँ पर आप फॉर एग्जांपल समझते हैं कि कोई भी व्यक्ति हमारे देश में लगभग काम करता है तो वो चाहेंगे कि 10,000 से नीचे ना कमाए। कोई भी व्यक्ति, कोई भी नॉर्मल व्यक्ति, बिना पढ़ा लिखे भी व्यक्ति काम करने जाएगा तो वह भी चाहेगा कि हमारा जो आय है वो 10,000 से नीचे ना हो। यदि 10,000 से नीचे रहेगा तो उसका आर्थिक जीवन ही नहीं चल पाएगा। इतनी महंगाई में आय यदि 10,000 के नीचे हो तो बहुत कम ही लोग हैं जो चला पाएंगे। हमें तो नहीं लगता है कि चल पाए, ठीक है। फिर भी चल रहा है, लोग चला रहे हैं, बिना कमाए भी लोग जी रहे हैं, बिना कमाए भी लोग खा रहे हैं, तो वो अलग बात है, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया सारे सिस्टम्स। यहाँ पर मैं आशा करता हूँ कि आप लोग को बहुत अच्छे से कुछ ये समझ में आ गया होगा। और इसमें हम लोग पढ़ेंगे और भी बहुत सारी चीज़ हम लोग जानेंगे, यहाँ पर योजना जानेंगे, पंचवर्षीय योजना समझेंगे। और आज की क्लास में हम लोग बहुत कुछ सीख लिए और आगे की क्लास में भी हम लोग का इंपॉर्टेंट रहेगा। आगे की क्लास में हम लोग बैंकिंग को समझेंगे, बैंकिंग से संबंधित चीज़ को समझेंगे। कोर बैंकिंग क्या होता है, डेबिट क्या होता है, क्रेडिट क्या होता है, बैंक हमें डेबिट कौन से कार्ड देता है, कार्ड कितने प्रकार के होते हैं, सारे चीज़ को हम कल के क्लास में समझने वाले हैं। मैं प्रयास करूँगा कि उस क्लास को मैं डिजिटल बोर्ड के माध्यम से लेकर आऊँ ताकि उसमें आप लोग को मैं फिगर भी दिखा सकूँ, जो क्रेडिट कार्ड का फिगर होता है, डेबिट कार्ड का, और वह कैसे कार्य किया जाता है। मैं मतलब ज़्यादा से ज़्यादा मैं चाहता हूं कि अच्छे से आप लोग का नॉलेज बढ़े, अच्छे से आप लोग सीखें। यहाँ पर पढ़ने की बात नहीं है, क्वेश्चंस की बात नहीं है। क्वेश्चन की बात होती मैं आप लोगों को लाता एक पीडीएफ, उसमें बहुत सारे क्वेश्चन, वो क्वेश्चन लाकर यहाँ पर समझाता, काम खत्म, सब याद करवा देता। यहाँ पर आपको समझना है कि जो हमारे देश की इकोनॉमी सिस्टम है कैसे चलती है, हमारे देश का इकोनॉमी क्या है, वो कैसे काम करता है, इस चीज़ को समझना है,
ठीक है ना। आप कोई भी चीज़ पढ़िए, ध्यान दीजिएगा। आप लोग 10th स्टैंडर्ड के बच्चों के लिए मेरा, और 12th स्टैंडर्ड के जो अगले साल एग्जाम है उनके लिए मेरा इन्फॉर्मेशन समझ लिए, या जो भी चीज़ समझ लीजिए। आप कोई भी चीज़ पढ़िए, वो ये पढ़िए या इकोनॉमी पढ़िए या हिस्ट्री पढ़िए या ज्योग्राफी पढ़िए या साइंस पढ़िए, कुछ भी चीज़ पढ़िए, तो आप लोग कोई भी छोटा सा भी चीज़ हो तो उसे इतना अच्छे से पढ़िए, इतना उसमें मन लगा कर पढ़िए और इतना उसमें अपना पूरा जान दे दीजिए कि वो आपको इतना अच्छे से समझ में आ जाए कि वो आपका हो जाए, ठीक है ना, वो समझ में आ जाए। अब मतलब ये ना समझौता मत कीजिए कि हम उसके साथ में समझौता कर दे कि भाई ये हमको पढ़ना है, हम सीख लिए, समझ लिए, तो आप उसके साथ में समझौता मत कीजिए। सबसे बड़ी चीज़ है समझौता। आप लोग समझौता करने लगते हैं, वहाँ पर आप लोग समझौता मत कीजिए, ठीक है ना। उस चीज़ को समझिए, ठीक है ना। उसे ये मत सोचिए कि ये चैप्टर है, टॉपिक है, पढ़ेंगे काम खत्म हो जाएगा। उस चीज़ को ले लीजिए और उसको इतने अच्छे से एक्सप्लेन कीजिए, इतने उसमें अपना जान डालिए, मन लगाइए कि मन लगने लगेगा। बहुत सारे चीज़ होते हैं जो बच्चों को मन नहीं लगता पढ़ने में। किसी को मैथ में मन नहीं लगता, किसी को सोशल साइंस में मन नहीं लगता है, किसी को साइंस में मन नहीं लगता है, ठीक है। मेरे से बहुत सारे पूछते हैं कि आपका कौन सा सब्जेक्ट वीक है, कौन सा सब्जेक्ट आपको पढ़ाने में मन नहीं लगता है। आपके लिए मैं ये बता देता हूँ कि मेरे अनुसार क्या होता है। मैं मैथ पढ़ाता हूँ ना तो पूरा जान मैथ के अंदर में डालता हूँ, यानी उसके अलावा मुझे और भी कुछ नहीं चाहिए। उस समय वो हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, वो हमारा है। उस समय हम जानते हैं कि नहीं मैथ हम पढ़ा रहे हैं, मैथ सबसे हमारा फेवरेट है, ठीक है, मैथ पढ़ाती है। जब साइंस पढ़ाते हैं ना तो उस समय लगता है हमें ना कि हमें साइंस सबसे फेवरेट है, वो साइंस हम पढ़ा रहे हैं, सबसे अच्छा हमें आनंद उसमें हम खोजते हैं। जब ये पढ़ा रहे हैं आपको ना तो इसमें भी हम आनंद खोजते हैं, कुछ ना कुछ हमको चाहिए, ऐसा हम निकाल रहे हैं इससे, ठीक है। तब ये आपको पढ़ाने में हमें मन लग रहा है, या जैसे भी हमें आपको पढ़ा रहा है। तो इस चीज़ को आप लोग समझिए बिल्कुल और अच्छे से आगे बढ़िए। 10th स्टैंडर्ड के बच्चे अब एग्जाम के कुछ बहुत सारे समय, लगभग हमारा 4 या 5 महीने बीत ही गया है, तो आप लोग अच्छे से समझिए। और किसी भी बच्चे को कोई भी दिक्कत हो ना तो मेरे से बात कीजिए। आप लोग जब तक बात नहीं कीजिएगा तब तक हम क्या करेंगे, ठीक है ना। तो कम से कम मेरे से आप लोग बात कीजिए, उस चीज़ को मेरे से आप लोग सलाह लीजिए, तब ना हम आपको बताएंगे कि क्या करना है क्या नहीं करना है, कोई भी सब्जेक्ट में कोई भी प्रॉब्लम हो, ठीक है। अब उन बच्चों के लिए जो तो जिनको मतलब ही नहीं है फॉर्मेलिटी पूरा करें, उनके लिए तो ये बात कोई भी काम की चीज़ नहीं है, ठीक है। तो वो बच्चे यहाँ से छोड़ सकते हैं, जा सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, तो उनके लिए बात मायने नहीं रखेगा। लेकिन जो जिसके अंदर है कुछ कि नहीं हम पढ़ेंगे, हम कुछ करेंगे, तो उनके लिए तो ये बात मायने रखेगा, ठीक है ना। तो आप लोग अच्छे से पढ़िए, ठीक है। और यहाँ पर मैं आपको ये मतलब ये नहीं कि मैं आपको डांट रहा हूँ या कुछ भी कर रहा हूँ, मैं आपको बस सजेशन दे सकता हूँ और कुछ नहीं कर सकता हूँ। मेरे बस में है क्या, ठीक है, मैं कुछ नहीं कर सकता। मैं आपको मोटिवेट कर सकता हूँ, आगे बढ़ने का प्रेरणा दे सकता हूँ, और इससे अधिक कुछ नहीं कर सकता हूँ, ठीक है। तो चलिए आज से क्लास हम लोग का बंद कर किया जाए, ठीक है। मैं ऐसा करता हूँ कि आप लोग ये अच्छे से समझे होंगे, और कोई भी चीज समझ में नहीं आ रही हो तो आप लोग कमेंट नहीं करते हैं, आप लोग कमेंट करना सीखिए आप लोग, ठीक है। कोई भी चीज समझ में जो नहीं आ रहा है, कोई भी टॉपिक में दिक्कत हो तो कमेंट करिएगा, तो साथ साथ लेकर चलेंगे, ठीक है। और नहीं कीजिएगा तो हम समझेंगे कि आप समझ गए हैं, ठीक है। तो आप लोग यहाँ पर देखिए, कमेंट करिए। और जितने भी मेरे ही बच्चे यहाँ पर बता रहे हैं आपको कि वह यहाँ पर लाइव में नहीं आ रहे हैं, तो आप लोग लाइव में नहीं जुड़िएगा ना, तो फिर हमारा तो कोई नहीं। ऑफलाइन में तो चल ही रहा है, SST नहीं पढ़ा रहे हैं हम ऑफलाइन में। तो यहाँ पर मैं आपको ये नहीं कि मेरा चैनल का व्यू बढ़ाइए, चैनल का सब्सक्राइबर बढ़ाइए, ये आप सब मैं कभी नहीं कहा हूँ, अपने क्लास में भी किसी बच्चे से भी नहीं बोलता हूँ। हमें उससे मतलब नहीं है, ठीक है ना, सब्सक्राइबर बढ़े या व्यू बढ़े, कोई मतलब नहीं। हम यहाँ पर अपने सब्सक्राइबर्स को भी नहीं देखता हूँ, ठीक है। तो आप लोग का बस जो ये सिस्टम चीज़ है, इस चीज़ को आप लोग मतलब समझ लीजिए, ले लीजिए, यही सबसे बड़ा चीज़ है। इसीलिए मैं आपको बोलता हूँ कि नहीं लाइव में जुड़िए। और इससे अलावा इसके पहले मैं आप लोगों का क्लास जो चलता था वो कौन सा एप्लीकेशन था, उस एप्लीकेशन पर, तो वहाँ पर भी मैं आपको बोलता था कि लाइव में जुड़िए, जबकि वहाँ कुछ भी मेरा इससे फ़ायदा नहीं है, ठीक है ना। मैं यहाँ पर फ्री क्लास ही आप लोग के लिए लाता हूँ, ठीक है। इससे हमारा कोई भी लालच नहीं है, कोई भी हमें फ़ायदा नहीं है। तो चलिए हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और आज के लिए बस इतना ही। बहुत ज़्यादा बोल दिए हो तो सॉरी। और आज के लिए इतना ही, और मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। और नेक्स्ट क्लास में नए नए चीज़ सीखेंगे, नए नए टॉपिक सीखेंगे। वहाँ पर केवल बच्चों के ही नहीं, बड़ों के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। बहुत सारी चीज़ हम समझेंगे, बैंक को सिस्टम को समझेंगे, आपके अकाउंट के सिस्टम को समझेंगे, तब आप लोग को अच्छा और आनंद भी आएगा, समझ में भी आएगा, एग्जाम की भी तैयारी होगी, बहुत सारी चीज़ सीखने वाले हैं। धन्यवाद।
मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में लाइव में, ठीक है। चलिए धन्यवाद सभी को, गुड आफ्टरनून, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, धन्यवाद।